देखने वाले हैं। ठीक है, बायो केमिस्ट्री पेपर सोल्यूशन 2023। इसके पहले हम सारा पेपर सॉल्व कर लिए थे। आपको दिखाते हैं ये पेपर सोल्यूशन कब का है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने ये रहा बायो केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का पेपर सोल्यूशन 2023। ये पेपर कब का है देखा जाए तो 18/7/2023, यानी अगली बार पेपर कब हुआ था 2023 में 18 यानी जुलाई में हुआ था। ठीक है, तब इसको हम क्या करने वाले एकदम A to Z एनालिसिस करने वाले। आपको जाते जाते बता देते हैं एक चीज़, यदि आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो केवल और केवल 2023 का पेपर सोल्यूशन तैयार कर लीजिए, 2024 का पेपर सोल्यूशन तैयार कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद हमारे द्वारा बनाया गया सुपर 25 क्वेश्चन, कितना सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर के साथ आपको क्या कर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। सुपर 25 क्वेश्चन बहुत ही एनालिसिस करके बनाया गया है। इसमें कईयों साल का पेपर का एनालिसिस है। इसमें आपका क्या होगा, 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, प्लस में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 10 लॉन्ग और 14 तुम्हारे पास क्या रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे, और कुछ तुम्हारे पास क्या रहेंगे 1 मार्क के रहेंगे। एटलीस्ट 30 या 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक, अब ये कहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ 2023-24 का पूरा पेपर सोल्यूशन हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों है। 2023 का भी पेपर ये सोल्यूशन करा दे रहे हैं। प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा। ठीक है, सबका सब्जेक्ट बना दिया गया प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाएगा, सुपर 25 क्वेश्चन आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा है आपका पोर्शन। अभी साल भर कुछ भी नहीं पढ़े, अच्छे तरीके से इसे आप कवर अप कर लेते हैं तो आपका बल्ले बल्ले हो जाता है। ठीक, तो चलिए आपके सामने ये रहा पेपर बायो केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। अब ये गुरुदेव क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री देखा जाए थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जैसे लाइफ साइकिल किसकी पढ़नी है, ये कहेगा क्रेब साइकिल बताओ, यूरिया साइकिल बताओ, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, तो ये सब हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो ये सब तो हमें क्या करना पड़ेगा, बताना ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या लिख रखा ध्यान से अब सुनिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। ठीक है, मेन मुद्दे पर हम आते हैं। देखिए क्या बोल दिया है, पहले कोड की बात करें, 2608 आपका कोड है। 80 नंबर का 3 घंटा के अंदर आपको अटैम्प्ट करना रहता है। इसमें पहला क्वेश्चन पार्ट ए पे आता है। पार्ट ए पे टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं यदि देखा जाए तो टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं, बनी किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता है। बट हम इस पोर्शन में सब कुछ एकदम डिटेल में बताएंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सब कुछ एकदम से A to Z वीडियो में बताने वाले। और इसका यदि आपको PDF चाहिए तो इस पेपर सोल्यूशन के 2023 की पेपर सोल्यूशन का आपका केवल और केवल 25 रुपये पर सब्जेक्ट प्राइस रखी गई है। ठीक है, आपको ये क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, इसका नोट आपको मिल जाएगा एकदम ईजी तरीके से। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट ने, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डिफाइन करना, फिर क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट विथ एग्जाम्पल। बस जितना पूछे उतना ही हमको बताना है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कर देंगे, उसका फ्लो चार्ट बना देंगे कार्बोहाइड्रेट का, बस आपका काम खत्म हो जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। तो आपके सामने ये रखा प्यारा सा कार्बोहाइड्रेट, देखो डिफाइन कार्बोहाइड्रेट इन क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। ठीक, अब ये क्या लिख रखा, कैसे लिख रखा, ध्यान से सुनिए। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब हमारी एनर्जी की बात की जाए तो ये प्राइमरी सोर्स होता है। सर काहे, देखा जाए रोटी खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, चावल खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, नमकीन खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, तो ये देखा जाए तो एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है, प्राइमरी सोर्स होता है। कार्बोहाइड्रेट और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब इसमें केवल और केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं, उसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं होता। किसी भी तत्व में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा कोई भी तत्व यदि आता तो यानी क्या हो जाता है, ठीक है, इन ऑर्गेनिक हो जाता। बट ऑर्गेनिक हमसे कहा तो ऑर्गेनिक में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखा, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, CnH2n का होल एन होता है। एन मतलब तुम कुछ भी बना सकते हो, फॉर एग्जांपल हम एन का मतलब 6 ले लेते, देखिए Cn और H2O का क्या कर दिया होल एन, एन इक्वल टू हमारे लेते 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देते C6 कर देते हैं, H2, ठीक है, और O पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर 6 कर देते हैं। अब गुणा कराइए, अब देखिए यहाँ पर C6 हो ही गया, अब 6 दूना 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ये आपका ग्लूकोज बन के तैयार है। एक तरह का कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। मान लेते हैं यहाँ पर 12 रखना चाहते हैं, ठीक है तो उस तरह से होगा, और या 12 रखेंगे तो एक एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलते रहते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारे पास देखिए ग्लूकोज बन गया है, तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n पे होल एन होता है। ठीक, ये हमारा 3rd पॉइंट था।
नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, देयर आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, ये कार्बन होते हैं, इसमें हाइड्रोजन होते हैं तो ऑक्सीजन होते हैं। देखिए इसलिए बोले कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। ठीक, ये हो गया। अब कोई पूछेगा ऑक्सीजन हैविंग द रेशियो, क्या होगा, कार्बन और हाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रेट का, हाइड्रेट मतलब पानी का, यानी कार्बन और हाइड्रेट का कोई रेशियो पूछे तो 1:1 होता है। देखिए 1:, क्योंकि हाइड्रेट मतलब पानी, पानी और देखा जाए तो एक ये भी है और एक ये भी है, मतलब यह नंबर ये है तो यह नंबर ये भी है, तो इसलिए 1:1 होता है। यदि कोई पूछे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताइए, तो कार्बन का कितना होता है, 1 होता, हाइड्रोजन का 2 होता और ऑक्सीजन का तुम्हारे पास 1 होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया गया है। तो ये हो गया यहाँ से। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज डायरेक्टली फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एयर की उपस्थिति में इसे क्या कर दिया जाएगा, यूटिलाइज किया जाता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट यदि लेंगे तो रिस्पायरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन जाता है, रिस्पायरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन जाता है उसी से यूटिलाइज करता है। ठीक है, और वही यूटिलाइज करके हमारे पास एनर्जी के रूप में हमें देता है। ठीक, तो ये हो गया, वही बोला जा रहा है यहाँ से। ठीक, अब क्या लिख रखा, एट द एंड ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन की एंड में देखा जाए तो हमारे शरीर से सर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता, वाटर निकलता, प्लस में एटीपी निकलती है। और एटीपी हमारा सेल प्रयोग कर लेता, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे सांस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता, क्योंकि हमारे लिए वेस्टेज प्रोडक्ट है। ठीक, तो ये होगा। अभी अब देखो, ग्लूकोज खाएं, ऑक्सीजन लिए, ग्लूकोज खाएं, ऑक्सीजन लिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे जब तोड़ा जाता है तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, और प्लस में वाटर बनता है, प्लस में एटीपी बनती है। अब ये जो एटीपी है यही एनर्जी के रूप में निकलती है। ठीक, अब याद रखना, एक ग्लूकोज मालिक्यूल यदि अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन होता है, किसकी मदद से, सबसे पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस होता है, दूसरा स्टेप क्रेब्स साइकिल, ईटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, ईटीसी कहीं भी लिखा रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होता है। तो इसके थ्रू देखा जाए तो 38 एटीपी का निर्माण होता है, यानी एक ग्लूकोज मालिक्यूल टूटेगा तो 38 एटीपी का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा कार्बोहाइड्रेट कंटेन द फॉलोइंग। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट द फॉलोइंग फंक्शन ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप मतलब फंक्शनल ग्रुप मतलब उसमें लगे होते हैं। देखिए यदि एल्कोहल ग्रुप लगेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके पास होते हैं। एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यानी CHO ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। कीटोन को क्या बोला जाता है हमारे पास, ठीक है, ऐसे करके तुम्हारे पास क्या होगा, C डबल बॉन्ड में O बोला जाता है। तो ये आपके सामने हो जाएगा, एल्कोहलिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा आपके बारे में। ठीक, इतने आपके स्टेप होते हैं जो अच्छे तरीके से हमें क्या कर दिए हैं, डिफाइन कर दिए हैं। ठीक, तो ये आशा करते हैं आपको कार्बोहाइड्रेट की इंट्रोडक्शन, सर हिंदी में नोट नहीं है, शाम में चलेगा उसका बैच, चाहिए अभी 1-2 बजे चलेगा। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हम चलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये आपका प्यारा सा रहा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट को इतने में कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर देखा जाए तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पोलोसेक्राइड होता है। ठीक, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ यानी रिएक्टिविटी के आधार पर देखा जाए तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है और रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक, और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आधार देखा जाए तो एल्डोज होता है और कीटोज होता है। ठीक, तो ये इतने तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पे यानी कॉम्प्लेक्सिटी पे देखते हैं। सबसे पहले मोनोसेक्राइड, मतलब ऐसा मोनोसेक्राइड, मतलब सिंपल से समझिए, ऐसा सेक्राइड जिसमें 1 यूनिट शुगर हो, लिखा 1 शुगर यूनिट होता है उसे मोनोसेक्राइड बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। डाइसेक्राइड देखा जाए तो 2 शुगर यूनिट होता है, जैसे लैक्टोज हो गया, माल्टोज होगा, जो डाइसेक्राइड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, ओलिगोसेक्राइड, जिसमें 3 और 10 के बीच में शुगर यूनिट रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारे पास रैफिनोज हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल याद रखिए, जैसे एग्जाम्पल में बोल देगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप यानी कोई 2 एग्जाम्पल बताइए डाइसेक्राइड का, तो इसमें से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं तुम्हारे पास पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में तुम्हारे पास क्या होता है, 10 शुगर यूनिट होती है, जैसे स्टार्च होगा, ग्लाइकोजन हो गया और सेलुलोज हो गया, इतने तुम्हारे पास इसके अंतर्गत आते हैं पॉलीसेक्राइड के अंदर। पॉलीसेक्राइड मतलब जो 10 से ज़्यादा यूनिट होते हैं, पॉली मतलब जो, सेक्राइड मतलब देखो, पॉली मतलब बहुत, सेक्राइड मतलब शुगर मालिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो इसको पॉलीसेक्राइड बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट में ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी के आधार पर देखा जाए तो 2 होते हैं। एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, जिसमें एग्जांपल तुम्हारे पास क्या होगा, अभी
टॉलवेंट तथा फेलिंग, ठीक है, बिलियन में नॉट डिजॉल्व, ये डिजॉल्व नहीं होता, यदि डिजॉल्व हो जाएगा तो रिड्यूसिंग शुगर, यदि डिजॉल्व नहीं होगा तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, ठीक है। ईच प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, यहाँ ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये लास्ट है भाई, इसके बाद आपका पूरा 2024 और 2023 का हम करते हैं आपके सामने खत्म, ठीक। तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा, जिसमें टॉलियनिक आता है, टोलिन आता है, फेलिंग बिलियन आता है, नॉट डिजॉल्व होता है। इन सब में तुम्हारे पास डिजॉल्व नहीं होगा तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे तुम्हारे एग्जाम्पल में क्या लिख रखा है, देखिए एग्जाम्पल में डी ग्लूकोज दे रखा है, माल्टोज दिया गया है। रिड्यूसिंग शुगर जो इन बिलियन में तुम्हारे पास घुल जाता है उसे रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। एग्जाम्पल में सुक्रोज वगैरह आता है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी आधार पे हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ग्रुप पे देख रहे हो तो तुम्हारे पास दो, एक एल्डोज ग्रुप, मतलब शुगर हैव द एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब कोई शुगर है उसके बगल में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा, जिसे डी ग्लूकोज बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका डी ग्लूकोज हो जाएगा। और कीटोज, इनके यानी जो तुम्हारे पास शुगर ग्रुप होता है उसमें कीटोन ग्रुप होता है, इसका एग्जाम्पल डी फ्रुक्टोज हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसकी हमने इंट्रोडक्शन ले लिया और क्लासिफिकेशन ले लिया, अपना काम खत्म हो गया है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा होगा हमसे, ठीक है, पेपर कहाँ गया, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, इसको साइड में करते हैं भाई, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है जी, कह दिया व्हाट आर प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है, क्लासिफिकेशन प्रोटीन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। देखिए इसको सबसे पहले तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, प्रोटीन होता क्या है, ठीक है। प्रोटीन का सबसे पहले तुम्हें प्रोटीन का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, ठीक है, सुटेबल एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। तो ये आपके सामने दे रखा प्रोटीन के बारे में। देखिए प्रोटीन हो गया इनके बारे में, प्रोटीन क्या होता है गुरुदेव, इनके बारे में आप समझते हैं प्रोटीन क्या होता है। द टर्म प्रोटीन मीन्स टू ऑक्युपाई द फर्स्ट रैंक, यानी सब जिसे हम क्या बोलते हैं, चाना डल बोलते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास क्या होता है, लिखा है चना हो गया, दाल हो गया, ठीक। अब कहने का मतलब चना दाल कैसे, कहाँ पर होता क्या, प्रोटीन देखा जाए तो फर्स्ट रैंक ऑक्युपाई करता है हमारे शरीर के अंदर। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर की बॉडी बिल्डिंग कौन होता है, एक्चुअल में प्रोटीन होता है। जो चना खा रहे हैं उससे मिलता है, दाल खा रहे हैं उससे मिलता है, ठीक। इसीलिए बोलते हैं कि मम्मी प्रॉपर दाल वगैरह खाया करो, क्योंकि प्रोटीन हमें मिलेगा, ठीक है। तो इन सबसे प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन टर्म फर्स्ट टाइम सजेस्ट बाय द बर्जीलियस, यानी बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले उन्होंने सजेशन दिया था कि भाई इसका नाम क्या रखा जाए, एक्चुअल में प्रोटीन रखा जाए, ठीक। मोस्ट अबेंडेंट तथा वेरिएबल माइक्रोमॉलिक्यूल ऑफ द सेल, मतलब सबसे शरीर, हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो ये माइक्रोमॉलिक्यूल मतलब ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले सेलों में से एक है, मतलब सेल के अंदर देखा जाए तो ये ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक। ये हो गया। लिखा कॉन्स्टिट्यूएंट 50% ऑफ ड्राई वेट, मतलब इसे हमारे शरीर से निकाल दिया जाए ना, कोई निकाला जाए, इतना निकाला जाए ना, तो इसको यदि सुखाया जाए तो इसमें 25 यानी 55% तुम्हारे पास क्या निकलेगा, ठीक है, 50% तुम्हारे पास क्या निकलेगा, प्रोटीन ही निकलेगा, ठीक। क्योंकि हमारी पूरी शरीर प्रोटीन, स्किन प्रोटीन की बनी है, मसल प्रोटीन की बनी है, हड्डियाँ कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में कैल्शियम फास्फेट प्लस प्रोटीन की बनी होती है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा, ईच सेल हैव द यूनिक काइंड्स ऑफ प्रोटीन, मतलब हर सेल के पास देखा जाए तो यूनिक काइंड्स ऑफ द प्रोटीन होते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोटीन पे ही वर्क करते हैं ये सारे लोग, ठीक है। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। देखो बॉडी मटेरियल, यानी लिखा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे शरीर के अंदर बॉडी बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग बनाना तो कौन करेगा, एक्चुअल में प्रोटीन ही बनाएगा, ठीक। लिखा द मिनिमम मॉलिक्यूल वेट ऑफ द प्रोटीन इज द, तुम्हारे पास 4500 डाल्टन होता है, कितना, 4500 डाल्टन होता है, ठीक है। ये यूनिट है उसके मेजर करने की वेट वगैरह से 2 किलो 4 किलो, तो प्रोटीन को नापने की जो यूनिट होती है डाल्टन में नापी जाती है। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ द अमीनो एसिड, मतलब प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड से ही मिलकर बना होता है। यदि एक्चुअल में देखा जाए तो प्रोटीन हमारे पास कैसे बना होता है, देखिए होता क्या, जैसे हमारे ये प्रोटीन है तो यहाँ पर अमीनो एसिड, यहाँ पर अमीनो एसिड, यहाँ पर अमीनो एसिड, यहाँ पर अमीनो, ये एसिड भरा रहता है। अमीनो एसिड मतलब NH2 ग्रुप होता है, तो ऐसे होता। अब कोई पूछेगा प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल में अमीनो, ठीक है। ये आपके सामने अमीनो एसिड हो जाएगा, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट, तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट में अमीनो एसिड ज्वाइन विद द पेप्टाइड बांड, मतलब ये क्या होते हैं, जो अब बताओ एक अमीनो एसिड 2 अमीनो एसिड इनके बीच में ये जो बांड है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल में पेप्टाइड बांड बोलते हैं, ठीक है। पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड बांड बोला जाता है। आप याद रखना, पी से प्रोटीन, पी से पेप्टाइड बांड, ठीक है। पेप्टाइड बांड फ्रॉम द पॉलीपेप्टाइडिक चैन होता है, पॉली मतलब बहुत सारा होता है इसलिए इसे पॉलीपेप्टाइड चैन बोला जाता है, ठीक। तो ये प्रोटीन का आपके सामने इंट्रोडक्शन हो गया है आपके सामने। नेक्स्ट पे चलते हैं।
जो आपके सामने दिया गया है। ठीक है, लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो कैसे हो रहा है आपके सामने है। ठीक है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन यहाँ सामने दिया गया, प्लीज़ इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, ये इतना ही आप लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, बट हम आगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी भी दिखा देंगे, केवल आप अपना मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, अब होता क्या, ध्यान से सुनिए। देखिए, यानी 3 में कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले सिंपल प्रोटीन, दूसरा कंजुगेटेड प्रोटीन, लास्ट में डेरिवेटिव प्रोटीन दिया गया है। तो इतने तुम्हारे टाइप के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है सिंपल प्रोटीन होता है, कंजुगेटेड प्रोटीन होता है और डेरिवेटिव प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं तुम्हारे पास सिंपल प्रोटीन। इसका तुम्हारे पास AGK-PRO याद रखना, AGK-PRO। ए से तुम्हारे पास एल्बुमिन हो जाएगा, G से तुम्हारे पास ग्लोबिन हो जाएगा, K से यानी कीरा, ठीक है, कैरेटीन हो जाएगा और तुम्हारे पास कैरेटीन है ये, और पोस यानी प्रो से क्या हो जाएगा, प्रोलामीन हो जाएगा। तो इतने तुम्हारे पास एग्जाम्पल हैं सिंपल प्रोटीन के। AGK-PRO इसको याद रखना, ठीक। कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होगा, लाइन्यूजीग्लू को होता है, लीनुग्लाई होता है। लीनुग्लाई में यल से तुम्हारे पास लिपोप्रोटीन हो जाएगा, NU से तुम्हारे पास अपना कुछ इधर उधर बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, NU से देखा जाए तो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, GLY से देखा जाए तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो इतने तरह के तुम्हारे पास प्रोटीन होते हैं। डेरिवेटिव प्रोटीन दोबारा देखा जाए तो तुम क्या बोलते हैं, पेप्रो बोला जाता है। पेप्रो मतलब पो से पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है, PE से तुम्हारे पास पेप्टोन बोलता है, प्रो से तुम्हारे पास प्रोटीएजेज बोला जाता है। तो इतने तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, प्रोटीन और इनके नाम दिया गया है। कितने, सबसे पहले सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डेरिवेटिव प्रोटीन होता है। ठीक है, एक बार तीनों का डिफिनेशन बता दीजिए। इसका सिंपल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जो तुम्हारे पास केवल सिंपल टाइप में होते हैं। ठीक है, कंजुगेटेड मतलब 2 या 2 से अधिक तुम्हारे पास होते हैं, और डेरिवेटिव मतलब जो डेराइव किए जाते हैं किसी 2 या 2 से कॉम्बिनेशन से। ठीक, तो उनको बोला जाता है। ठीक, तो ये हो गया, डिफिनेशन नहीं पूछा जाता भाई। ठीक है, उसके बनाने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को पूरे को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। देखिए, हमारे सेल के अंदर DNA होता है, DNA सब जब DNA बनता तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DNA से DNA जब बनता तो उसे रिप्लिकेशन बोलते हैं। DNA से क्या बोलता है, देखो DNA कहता है हे RNA तुम प्रोटीन बनाओ, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। जब DNA से RNA कहता है कि भैया प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया शुरू करो तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो mRNA के पास RNA के पास इतने यानी RNA टाइप होते हैं। mRNA में केवल मैसेज लेके जाएगा, T से केवल देखिए मैसेज को ये बनाएगा और T से क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे मान लेते हैं अभी मैसेज आप मोबाइल पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो जो लिख रहे हैं तो वो mRNA है। अब चैट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप भेज दिए चाहे जहाँ, तो इंटरनेट के थ्रू जो भेजा जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह तक, वो tRNA करता है। अब बताओ उस पर RNA जो होता है, जो राइबोसोमल RNA होता है, क्योंकि पढ़े होंगे हमारे सेल के अंदर राइबोसोम होता है, एक्चुअल में वही प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, तो ये क्या करेगा, RNA बैठ के क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो एक्चुअल में प्रोटीन यही बनाने का काम करता है। ठीक, अब ये स्टेप होगा तो प्रोटीन बनेगा। जब RNA से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे ट्रांसलेशन बोलते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेंट्रल डोग्मा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोला जाता है। तो सिंपल सा हो गया सेंट्रल डोग्मा के बारे में। तो आप देखिए क्लास में से केवल पूछा था, यानी प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का यहाँ पर क्या हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल दिखा दिया। बस इतना ही आपको लिखना है। यदि लिखने का मन करे तो टोटल 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन तुम्हारे पास क्या होता है, कईयों स्ट्रक्चर हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन फोल्डेड बाय द इंडिपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द यानी क्लिनिकल प्रॉपर्टी फोल्ड अप द तुम्हारे पास आइडेंटिकली एंड अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड। मतलब अपने अमीनो एसिड के आधार पर देखा जाए तो अपने आप को ये फोल्डिंग करके 4 बनाती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाड्री स्ट्रक्चर। मतलब ये अपने आप को क्वाइल होकर बनाती है। प्राइमरी में देखा जाए तो एक सीधा होता है, उसी में प्रोटीन सिंपल से जुड़ा होता है। सेकेंडरी में थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है, टर्सरी में तो उस टाइप हो जाता है, और यहाँ क्वाड्री में मतलब खतरनाक टाइप, जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह। ठीक है, तो देखेंगे खतरनाक टाइप में जितनी यदि फोल्डिंग रहेगी उतना ज़्यादा अमीनो एसिड को ये कंटेन करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट पे क्या दिया हुआ है, वाट आर द ट्राइग्लिसराइड होता है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइग्लिसराइड के बारे में बताना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, क्या दिया, सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड के बारे में बताना पड़ेगा आपको, फिर इसकी स्ट्रक्चर बता देंगे। आपका क्या पूछा है जी, प्रॉपर्टी तक यानी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों बता देंगे। तो आपके सामने ये लिख रखा ट्राइग्लिसराइड दे रखा। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ट्राइग्लिसराइड आर द ईस्टर हैविंग द 3 मॉलिक्यूल ऑफ 1 or more different type of the fatty acid that are linked
टू द एल्कोहल ग्लिसरॉल होता है। कहने का मतलब क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड देखा जाए तो एस्टर कंटेनिंग होता है। एस्टर एक तरह का ग्रुपिंग होती है, जैसे कीटोन होता है, एल्डिहाइड होता है, कार्बोक्सिलिक होता है, उस तरह से एस्टर एक ग्रुपिंग होती है। 3 मॉलिक्यूल ऑफ द वन आर मोर डिफरेंट टाइप ऑफ द फैटी एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, किससे, एल्कोहल ग्लिसराइड से। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। ठीक, व्हेन ओनली वन ईस्टर बॉन्ड इज फॉर्मेड द मोनो, ठीक है, मोनोग्लाइसराइड बोला, ग्लिसराइड बोला जाता है। मतलब एक जब रहेगा तो उससे मोनो, डाई रहेगा, 2 रहेगा तो डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसे चलता जाता है। 3 के बाद ज़्यादा तो हम क्वाडी, ठीक है, सीधे पॉली लिख देते हैं, अपना काम हो जाता है। ठीक, तो वो हो गया। इंड ऑफ द फैटी एसिड पे तुम्हारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप चिपका होता है, बांड में COO ग्रुप होता है। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या लिख रखा, ग्लिसरॉल। इंड में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, CH यानी OH ग्रुप होता है, मतलब एल्कोहल ग्रुप होता है। मतलब सिंपल सा देखिए क्या होता है, अभी समझ जाएंगे जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो। ठीक है, होता क्या, सबसे पहले देखो क्या है, यानी एक इंड के फैटी एसिड के इंड पे क्या होता है, CHO ग्रुप होता है। CHO मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और ग्लिसराइड यानी ग्लिसरॉल के इंड पे तुम्हारे पास OH ग्रुप होता है, उसको हम ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। एक्चुअल में होता कैसे, जैसे ये प्यारा सा स्ट्रक्चर है। देखिए, हम सबसे पहले बोलें क्या, फैटी एसिड के इंड में CHO ग्रुप, ये तुम्हारे पास C यानी कहाँ चला गया जी, CHO ग्रुप लगा होना चाहिए। चलो ठीक है, ये लगा इसके बगल में। तो हमारे पास, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक मेनली है, अब इससे ये बाइंड करके ये बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन होता है, ये सब तुम्हारे पास कार्बन होता है, जहाँ पर बाइंडिंग हो रही है वहाँ पर कार्बन हो रहा है। ठीक है, मोनोग्लिसराइड। और ये जो तुम्हारे पास देखे, ये C लिखा, COOH होता है, यानी CHO ग्रुप, देखो CHO ग्रुप लगा है। और यानी ग्लिसरॉल के इल्ड में देखा जाए तो तुम्हारे पास OH लगा होता है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि ग्लिसरॉल हो जाएगा, ये फैटी एसिड हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पामिटिक एसिड बोला जाता है। पाम जो आयल आता है ना, बहुत नुकसान हमारा करता है, वही इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास वो सोयाबीन का ना, ठीक है, वो रिफाइन उफाइन नहीं खाते हैं, तेल वगैरह खाते हैं, जितना चक्कर होगा, बैलकोलू हो गया, ये कच्ची धानी जो लिखा रहता है 700 कच्ची धानी का, एक्चुअल में होता नहीं है, उसमें पाम ऑयल मिलावट की जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। अब तुम्हारे पास लिखा है, ठीक है, इसी को देखो, अब यहाँ से देखो पानी जब निकल रहा है, यही जब ये देखो, इससे हाइड्रोजन निकलेगा, इससे OH आयन निकलेगा, यही जो दोनों निकल के क्या करेंगे, अपने आप को यहाँ बाइंड करेंगे। मतलब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों बाइंड करेंगे तो ट्राइग्लिसराइड यानी ट्राइग्लिसराइड का फार्मेशन होता है। तो इसी फार्मेशन को क्या बोलते हैं, जब पानी निकलता है उसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस करते हैं। मतलब जब पानी रिमूव होता है उसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोला जाता है। ठीक, अब लिखा रखा तुम्हारे पास, फैट हो गया, आयल हो गया, आर ट्राइग्लिसराइड एज दे आर द एस्टर कंपोज्ड ऑफ द 3 फैटी एसिड यूनाइट। ठीक है, देखो यूनिट ज्वाइन टू ग्लिसराइड, मतलब ये जुड़ते हैं ना। ठीक है, 3 फैटी एसिड एक साथ जुड़ते हैं इसके साथ। क्यों, क्योंकि देखा जाता है एक यहाँ पर एक ये H ग्रुप निकलता है, एक H ग्रुप यहाँ निकलता है, एक H ग्रुप निकलता है यहाँ पर, ऐसे ऐसे यहाँ पर भी एक चैन होती है, यहाँ पर भी एक चैन होती है। एक ही साल में तीनों तुम्हारे पास फैटी एसिड क्या कर देते हैं, कंबाइन होते हैं, तब जाके तुम्हारे पास क्या बन जाता है, ट्राइग्लिसराइड बनता है। क्या बनता है, ट्राइग्लिसराइड बनता है। ठीक सर, ओनली ग्लिसराइड की डिफिनेशन बता दीजिए। गजब गजब इंसान हो यार। ठीक है, एकदम। अब मुझे पूछा नहीं है तो क्यों बता दें। ठीक है, अब क्यों पूछें, अब तुम्हारे पास ग्लिसराइड क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर तुम्हारे पास लिखा है लिपिड, लिपिड को ही क्या बोला जाता है। ठीक है, ग्लिसराइड देखो नहीं किया क्या, ग्लिसराइड तुम्हारे पास अलग से वो पढ़ा दिया जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ से उतना डिटेल में जाया जाएगा तो बड़ी टाइम लग जाएगा भाई। ठीक है, तो ये ग्लिसराइड, ग्लिसराइड सिंपल सा क्या होता है। ठीक, अब सुनिए ग्लिसराइड की तुम डिफिनेशन समझो क्या होता है। जब कोई भी ग्लिसरॉल किसी फैटी एसिड से बाइंड करता है तो ग्लिसरॉल का यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड का क्या होता है, ग्लिसरॉल, उस प्रोसेस को ग्लिसरॉल्डिहाइड बोला जाता है, तो उसे ग्लिसराइड बोला जाता है। एक 3 जुड़ रहा, देखिए 3 जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, तो इसीलिए ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। बस काम खत्म। यहाँ से जो तुम क्या करो, 3 मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल जो लो, ग्लिसराइड का डिफिनेशन हो जाएगा, इसको ढक लो, बस काम। बोलेंगे एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो बस काम खत्म हो जाएगा, उसे ग्लिसराइड बोला जाएगा, बस सिंपली। ठीक है, ये सब ईजी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तुम्हारे पास अब लिखा दे आर ज्वाइन टू फॉर्म ऑफ द एस्टर बॉन्ड। अब कोई पूछेगा सी यानी फैटी एसिड और ग्लिसराइड किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो आपको सिंपल से बता देना किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, एस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, यहाँ पर चले आते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास होता क्या है, ये 3 फैटी एसिड है, एक फैटी एसिड, एक फैटी एसिड, एक फैटी एसिड है। आर हमने क्यों लगाया, क्योंकि वो बहुत बड़ी चैन है।
ठीक है। और ये तुम्हारे पास ग्लिसरॉल है, यहाँ पर H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, CH, यहाँ पर OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप, यही आपको पानी निकालना है और इन्हीं को जोड़ना है। देखिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सिंपली जोड़ दिया है, ये आपके सामने 3 जोड़ा है, जैसे ट्राईग्लिसरॉल्डिहाइड बोला जाता है। अब एक जोड़ोगे तो ग्लिसरॉल्डिहाइड बोला जाता है, ग्लिसराइड बोला जाता है, ग्लिसराइड बोला जाता है, बस काम खत्म हो जाएगा। अब कुछ समझे कि नहीं, तो वही चीज़ आपको क्या कर देना है, यहाँ डिफाइन कर देना है। ठीक, ये हो गया। यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी आपके सामने ये रहा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर ट्राईग्लिसराइड आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहे हैं। अभी नीचे भी केमिकल प्रॉपर्टी बता देते, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे देखा जाए तो क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड है तो तुम्हारे पास 16 से लेकर 18 कार्बन होते हैं, मतलब जितने तुम्हारे पास अधिकतर, ठीक है, अधिकतर तुम्हारे पास फैटी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, यानी 16 से लेकर 18 कार्बन के होते हैं। फैटी एसिड आर द टाइप, 2 तरह के होते हैं, एक सेचुरेटेड होता है, एक अनसेचुरेटेड होता है। सेचुरेटेड मतलब क्या होता है, डू नॉट हैव द कंटेंट डबल बॉन्ड इन द, यानी देयर, ठीक है, कार्बन चेन, मतलब कार्बन चेन के बाद में बीच में 2 बॉन्ड न हो तो उसे सेचुरेटेड बोलेंगे। अब 2 यानी डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे सेचुरेटेड तथा अनसेचुरेटेड, सॉरी क्या बोल दिया, उल्टा बोल दिया, सिंपल सा, जब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड न हो यानी सिंगल बॉन्ड हो तो उसे सेचुरेटेड बोलेंगे। अब डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, अनसेचुरेटेड बोला जाता है। ठीक, ये हो गया। एनिमल हो गया, एनिमल फैट आर सेचुरेटेड होता है, मस्ट, यानी अब ये अनसेचुरेटेड क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट फैट आर, यानी क्या होता है, अनसेचुरेटेड, मतलब जितने भी प्लांट से निकाले जाते हैं वो सब क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड फैट होते हैं। उसमें डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2, ठीक है, H2NO2 होता है। ठीक, अब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 X होता है और O2 होता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा। X मतलब डबल बॉन्ड, यानी 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना सकते हो, बट मोस्टली डबल बॉन्ड ही होता है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पामिटिक एसिड हो जाएगा, स्टेरिक एसिड हो जाएगा, इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ओलिक एसिड हो जाएगा, और क्या होगा, लिनोलेइक एसिड हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास दिए गए हैं इसके नाम। इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन, ठीक है, ये तुम्हारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, यानी जो तुम्हारे पास ग्लिसराइड बताया जाता है, ये कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होते हैं, ट्राईग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इसका एग्जाम्पल वगैरह। अब केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या बोल दिया, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ट्राईग्लिसराइड कैन बी हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड, मतलब एसिड की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं, ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ठीक है, और एसिड हो गया, कोई बेसिक नेचर हो गया, कोई स्पेसिफिक लाइपेज एंजाइम हो गया, उसमें भी क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट और आयल इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, बेस, इसका ले तुम्हारे पास सफोनिफिकेशन होता है। सफोनिफिकेशन क्या होता है, हाइड्रोलाइज मतलब क्या होता है, उसमें से पानी निकालना पड़ता है। ठीक है, साबुन बनाने की प्रक्रिया समझते हो कि नहीं उसे, ठीक है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को इस सफोनिफिकेशन बोलते हैं, बस इतना समझो। तो लिखा हाइड्रोलाइज ऑफ फैट एंड ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इसका ले तुम्हारे पास सफोनिफिकेशन बोला जाता है। तो आपके सामने ये तुम्हारे पास दिया गया है एक प्यारा सा, ठीक है, एक प्यारा सा हमारे पास स्ट्रक्चर दिया गया फैट का, उसको किसके साथ अपक्रिया करा दिया गया, किसी बेस के साथ अपक्रिया करा दिया गया। ये तुम्हारे पास ग्लिसरॉल बन गया प्लस में सॉप, ये यानी सॉप मतलब साबुन बन चुका है। तो यानी जो ग्लिसराइड होता है, वो घटिया क्वालिटी होता है, उसी से हमारे पास, ठीक है, कपड़ा धोने वाला साबुन वगैरह बनाया जाता है। उसमें फ्लेवर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा और कुछ एजेंट ऐड कर देंगे, और हमारे पास नहाने वाला साबुन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी, ठीक है, कर दिया व्हाट आर डीएनए। डीएनए क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनए का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, डीएनए के यानी इंट्रोडक्शन देखने के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, वाटसन और क्रिक मॉडल भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। उसके बाद इसका थोड़ा सा फंक्शन और है, ठीक है, फीचर वगैरह भी देख लेंगे। तो ये आपके सामने लिख रखा है प्यारा सा डीएनए, देखिए ये लिखा है भाई, ये वाटसन एंड क्रिक मॉडल दिया गया। ठीक है, उन्होंने क्या लिखे हैं, डीएनए, पहले हेडिंग डालेंगे। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसको हमने फुल नेम लिख दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, लिखा है डीएनए इज मेड अप ऑफ द
लिखा मोनोमेरिक यूनिट काल तुम्हारे पास न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। मतलब डीएनए क्या होता है, एक मोनोमेरिक यूनिट होता है जो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। 10 ठीक है। पॉलीमर इज नोन है तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे जब तुम्हारे पास मिलते हैं तो उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। इसके स्ट्रक्चर को किसने दिया था, इसके स्ट्रक्चर को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था तुम्हारे पास, वाटसन ए क्रिक। इन्होंने पहली बार मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या कर दिए हैं, अच्छे तरीके से डिफाइन करके दिए थे। ठीक, इसमें क्या होता है, ये डीएनए देखा जाए तो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है। एक हेलिक्स दो हेलिक्स, मतलब दो ऐसे होता है, सर्कल एक दूसरे से लपेटे थे जैसे रस्सी होती है। ठीक, उस टाइप से होता है। एंटी पैरेलल स्टैंड होता है, मतलब ये 5 इंड रहेगा तो ये 3 इंड रहेगा। ठीक है, देखिए 5 इंड तो ये तुम्हारे पास 3 इंड, ये 3 इंड रहेगा तो ये 5 एक दूसरे के एंटी पैरेलल स्टैंड रहते हैं। हाइड्रोजन बाइंडिंग बिटवीन द डीएनए, डीएनए के बीच में जो तुम्हारे पास बाइंडिंग होती है उसको हाइड्रोजन बाइंड बोलते हैं। जैसे तुम्हारे पास ए डबल बॉन्ड तुम्हारे पास जी से जुड़ता है और टी हमेशा हमेशा सी से जुड़ता है, यानी थाइमिन तुम्हारे पास हो जाएगा, ग्वाइनिन हो जाएगा। ठीक है, इसको ग्वाइनिन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एडेनिन बोलते हैं। थाइमिन हो जाएगा और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, उल्टा जोड़ दिए, गड़बड़ा दिए, रुको। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या, ये उल्टा नहीं, ए टी हमेशा टी से जुड़ता और सी हमेशा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड जी से जुड़ता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ये हटा देना। एडेनिन और थाइमिन हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा आपके सामने थाइमिन। एडेनिन हमेशा हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, साइटोसिन हमेशा हमेशा ग्वाइनिन से जुड़ता है, ये रूल होता है। ठीक है, ऐसे देखो कन्फ्यूजन हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। एटी हो जाएगा CGS यानी CG हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास इनके, ये देखा जाए तो इनके जो बीच में है तो इसके बीच में कितना बांड है, डबल बांड है। ये सामने तुम्हारे पास देख रहा है ट्रिपल बांड है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास वही लिखा है, इनके बीच में हाइड्रोजन बांड होती है। यदि ए और टी के बीच में देखा जाए तो कौन सा बांड होता है, ठीक है, डबल बांड होता है। और यानी सी और जी के बीच में देखा जाए तो तुम्हारे पास ट्रिपल बांड होता है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा रखा, बेस पेयरिंग, यानी बेस तुम्हारे पास क्या होते हैं, पेयर होते हैं, मतलब इसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं जो सामने दिए गए, वही जो बोले यहाँ पर। एडेनिन जो नाइट्रोजन बेस होते हैं इतने होते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर आते हैं। एडेनिन हो गया ए, ग्वानिन हो गया जी, साइटोसिन हो गया सी, थाइमिन हो गया आपका टी हो चुका है। ठीक, ये होगा। देखिए एडेनिन हमेशा हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा डबल हाइड्रोजन बांड से, यानी साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ेगा ट्रिपल हाइड्रोजन बांड से। तो ये तुम्हारे पास बांड से जुड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपका डीएनए का। देखिए एक प्यारा सा आपको क्या करेंगे, डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये आपके सामने डीएनए हो गया। तो देखिए डीएनए का ये वाले इंड को क्या बोलते हैं, 5 इंड बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, 3 इंड बोला जाता है। अब हम यहाँ पर कैसे आप एग्जाम में बनाएंगे डीएनए, ऐसे देखो रखा गया है, तो आपको 2 पेन लेनी है। ठीक है, 2 पेन लेनी है। ठीक है, एक ही कलर का ले सकते हैं या अलग कलर का। ऐसे पेन को क्या करिएगा, ऐसे अच्छे से पकड़िएगा। देखिए अच्छे से ऐसे पकड़िएगा। ठीक है, अब ये दोनों बराबर होना चाहिए, यहाँ रखिएगा। ठीक है, अब ऐसे करके, ठीक है, चल ही नहीं रहा है। ठीक है, चलेगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे कर देना, घुमा देना है, यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उल्टा करना है आपको। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहिए था। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद तुम्हारे पास दूसरा इसी के पैरेलल में आना है। ठीक है, पैरेलल में आना है, जैसे ये चल रहा है ये हो जाएगा आपके सामने डीएनए। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ बना नहीं तो बनाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ऐसे ही क्या करना, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। डबल पेन ऐसे लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा तो बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, यानी एक्चुअल में देखा जाए, ठीक अभी देखो बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। ये आपके सामने देखिए प्यारा सा डीएनए बन चुका है। तो इस तरह से डबल पेन लेके आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास देखो एडेनिन थाइमिन से, ठीक है, और साइटोसिन ग्वाइनिन से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्यारा सा स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये होगा स्ट्रक्चर। उसके बारे में थोड़ा सा फीचर और क्या थोड़ा सा काम बता देंगे, अपना काम हो जाएगा। स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका फीचर क्या होता है, डीएनए का फीचर क्या होता है। एंजाइम कौन लिख दिया ऊपर जी, ठीक है, वो एंजाइम नहीं भाई। ठीक है, लिखा फिर डीएनए इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या होता है, डबल हेलिक्स कंपेरिजन टू 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होती है, मतलब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसमें चैन होती है। 2 स्टैंडर्ड ऑफ द डबल हेलिक्स आर द एंटी पैरेलल, यानी ड्यू टू द, ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बांड। इसके बीच में फास्फोडाइएस्टर बांड होता है और डबल हेलिक्स के होता है। तो डबल बोले या डबल हेलिक्स होता है, एक दूसरे के ऐसे पकड़े हुए होते हैं। Each polynucleotide chain have the sugar phosphate बैक, यानी बैकबोन विद द नाइट्रोजन बेस होता है डायरेक्ट इनसाइड द हेलिक्स। ये हेलिक्स के अंदर तुम्हारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक, नाइट्रोजन बेस ऑफ द 2 एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड होता है लिंक्ड थ्रू द हाइड्रोजन बांड। एक दूसरे से क्या होते हैं, हाइड्रोजन बांड से जुड़े होते कौन, नाइट्रोजन
बेस, जो आपको देखिए पहले ही हम बता दिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के रूप में होते हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन बांड किसके होता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में होता है। 3 हाइड्रोजन बांड तुम्हारे पास ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में होता है। 2 चेन, जो 2 चेन होती है एक दूसरे के एंटी पैरेलल जाती है। यदि तुम्हारे पास 5 प्राइम रहेगा तो 3 प्राइम रहेगा, 3 प्राइम रहेगा तो यहाँ पर 5 प्राइम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ डीएनए भी थोड़ा सा देख लीजिए में इसका काम क्या होता है। सबसे पहले तुम्हारे पास जेनेटिक मटेरियल कंटेंट करता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, ठीक है। तो वही लिखा डीएनए इज ए लिविंग सेल सर्व द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए कैरी द इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल होता है, मतलब हर एक एनिमल में देखा जाए तो अलग अलग डीएनए होता है। नहीं कहते कोई रेप होप कर दिया, कहते डीएनए चेकअप करा दो, तो एक्चुअल में इसी फॉर्मेशन से किया जाता है। डीएनए मॉलिक्यूल प्रोवाइड द करस्टर ट्रांसफर द जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। ये तुम्हारे पास हाइट हो गया, कलर हो गया, आई कलर हो गया, बार का सब कुछ स्ट्रक्चर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, कौन ट्रांसफर करता है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए। डीएनए की मदद से क्या किया जाता है, ट्रांसफर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, सेगमेंट ऑफ डीएनए कैरी इन्फॉर्मेशन कॉल जीन, मतलब जीन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको जीन कहते हैं। और याद रखना जीन के अंदर ही आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन मम्मी पापा से आई हुई है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑल सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस इज कैरी बाय द डीएनए, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो ही कैरी करता है, ठीक। उसी को क्या बोला जाता है, हमारे पास डीएनए बोला जाता है, जो डीएनए लेकर आता है। डीएनए मॉलिक्यूल है द कैपेबिलिटी ऑफ रिप्लिकेशन, इसके पास रिप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है, मतलब अपने आप ये डीएनए से डीएनए एक नया डीएनए बना सकता है। डीएनए से डीएनए जब बनता है तो उसी प्रक्रिया को रिप्लिकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले डीएनए क्या होता है उसके बारे में बता देंगे, स्ट्रक्चर बता देंगे, कुछ फीचर यहाँ से बता देंगे और यहाँ से कुछ काम बता देंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर एंजाइम, एंजाइम एक्चुअल में क्या होते हैं, डिस्कस द डिफरेंट यानी डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन, मतलब सबसे पहले एंजाइम क्या होता है इसके बारे में बताएं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो एंजाइम को इफेक्ट कर सकते हैं, इसको पूरा अच्छे तरीके से आपको क्या कर देना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एंजाइम का बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसका फीचर, उसके बाद तुम्हारे पास कुछ फैक्टर वगैरह हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, तो ये आपके सामने लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पर एंजाइम, अब एंजाइम गुरुदेव क्या होता है इनके बारे में ध्यान से सुनिए। द वर्ड एंजाइम आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। इन मतलब इन और प्लस में जाइम, और जिसका मतलब क्या होता है ईस्ट, बिकॉज दे आर द फर्स्ट फाउंड इन द ईस्ट, मतलब एंजाइम सबसे पहली बार ईस्ट से निकाला गया था। और ईस्ट क्या होता है, जैसे आपके यहाँ तंदूरी रोटी बनती होगी तो ईस्ट से ही बनाई जाती है, ठीक है। ईस्ट से बना के वो क्या कर देते हैं, आटे में डाल के, जो फर्मेंटेशन बहुत तेज़ी से कर देता है तो वो मैनेज करते हैं। एंजाइम आर प्रोटीन, जिसे हम बायो कैटालिस्ट बोलते हैं, फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सेल, मतलब हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो कैटालिस्ट की तरह काम करता है। कैटालिस्ट मतलब जो रिएक्शन 2 घंटा में हो रहा है उसे एक घंटा में करा के ख़त्म कर देगा, उसको एंजाइम बोला जाता है, ठीक है। तुम्हारे पास जेबी समर इन 1926 में ऑब्टेन यूरिएज एंजाइम इन द, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म वाइल द रिपेयरिंग प्रोटीन। इन्होंने क्या कहते हैं, सबसे पहले प्रोटीन बनाने जब रहे थे तो 1926 में, ठीक है, यानी जेबी समर नामक वैज्ञानिक थे, एंजाइम को सबसे पहले किससे, यूरिएज एंजाइम से इन्होंने क्या किया था, क्रिस्टलाइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब इनका कहना क्या था, एंजाइम आर बायो कैटालिस्ट होता है, ठीक है। एंजाइम आर बायो कैटालिस्ट दैट आर फाउंड इन द सेल, ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। आप प्लांट हो गया और एनिमल हो गया। दे आर नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स, ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। नाइट्रोजन बेस्ड ऑर्गेनिज्म इसके अंदर होते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब नाइट्रोजन के साथ साथ देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी तुम्हारे पास प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन बेस्ड मतलब जो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, और तुम्हारे पास से क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो यूरेसिल डीएनए नहीं, आरएनए के अंदर पाया जाता है। ऑल एंजाइम आर प्रोटीनियस बट 8 प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, मतलब हर एक प्रोटीन यानी हर एक एंजाइम देखा जाए तो किस नेचर का होता है, प्रोटीन नेचर का होता है, बट प्रोटीन एक एंजाइम नेचर का नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। कुछ फीचर यहाँ से दिया गया एक्चुअल में, जैसे हमारा फीचर, आपका क्या बढ़िया अच्छे हैं, देखने में सुंदर है, ये सब फीचर है आपका। उसी तरह से तुम्हारे पास एंजाइम के भी फीचर होते हैं। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए क्या लिखा, एंजाइम एक्ट एज ए कैटालिस्ट। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम एक कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। देयर एक्शन इज ए स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब हर एक एंजाइम का क्या होता है, स्पेसिफिक नेचर का होता है,
ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा एंजाइम वर्क ऑन द ऑप्टिमम टेम्परेचर। जो एंजाइम होते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही वर्क करते हैं। यदि टेम्परेचर कम रहेगा तब भी नहीं सही से ग्रो कर पाएंगे, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तब भी नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। दे वर्क मोर इफेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। मतलब ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जो किसमें, प्रेजेंस ऑफ एयर में। ठीक है, एंजाइम आर प्रोटीन इन प्योर फॉर्म। ठीक है, एंड सम हैव द, तुम्हारे पास क्या होता है, प्रेस्थेटिक, ठीक है, ग्रुप होता है। आल्सो, ठीक, आल्सो विद द प्रोटीन इन देम होता है। इन द कंडीशन द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, जिसे हम को एंजाइम बोलते हैं। सिंपल सा, किसी भी प्रोटीन के दो पार्ट होते हैं। यदि तुम्हारे पास है, ठीक है, प्रोटीन पार्ट को, यानी जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, और नॉन प्रोटीन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, को एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, दे आर इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। यही क्या कर देते हैं, यानी एंजाइम क्या कर देते हैं, किसी भी रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज करा देते हैं। जो रिएक्शन 2-3 घंटा में होने वाली है उसको कई मिनटों के अंदर करा देंगे। डिपेंड करता है किस क्वालिटी का आप एंजाइम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, देखो, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। मतलब ये फैक्टर है जो एंजाइम एक्शन को खराब कर सकते हैं। पहले लिखा फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द एंजाइम एक्शन इन द, ठीक है, इन द एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन। पहला लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। अब ये सब्सट्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में समझिए क्या होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये मान लेते हैं आपके सामने प्रोटीन है। ठीक है, ये आपके सामने मान लेते हैं हमारे पास प्रोटीन है। ठीक, ये आपके सामने प्रोटीन है। अब प्रोटीन होने के नाते देखा जाए तो ये प्रोटीन का सब्सट्रैक्ट है, और यहाँ पर मान लेते हैं तुम्हारे पास एंजाइम है। ये जब इसके आके बाइंड करेगा, जब बाइंड करेगा तो उसी एक्शन को क्या कर देगा, ये परफॉर्म करेगा। यदि बाइंड नहीं करेगा तो एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ से बोला जा रहा है। सब्सट्रैक्ट, इसको क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्ट। इसी पे आके बाइंड करेगा। और याद रखना, जैसे ताला कुंजी होता है ना, सेम टू सेम उसी पे वर्क करते हैं। कॉन्सनट्रेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की कॉन्सनट्रेशन। यदि पानी ज़्यादा मिला देंगे, ठीक है, तो बताओ एंजाइम की कॉन्सनट्रेशन खराब हो जाएगी, तो उससे भी दिक्कतें हो सकती है। कॉन्सनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो कॉन्सनट्रेट हो तो उस पर भी निर्भर करता है। उसके साथ साथ टेम्परेचर पे, यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा तब भी प्रोटीन सही से नहीं वर्क करेगा, कम रहेगा तो तब भी नहीं। पीएच ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का पीएच यदि बहुत एसिडिक नेचर का रहेगा तब भी तुम्हारे पास एंजाइम सही से नहीं काम करेंगे। न तो एसिडिक न तो यानी बेसिक मीडियम, लगभग यूट्रलाइज यानी न्यूट्रलाइजेशन का होना चाहिए। जो यह 7 और 6 और 8 के बीच में लगभग रहे तो जल्दी से काम करेगा। एंजाइम प्रमोटर, एंजाइम को ये प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये सब एंजाइम को प्रमोट करते हैं, जिससे एंजाइम एक्शन का काम हो जाता है। एंजाइम इनहिबिटर क्या होता है, जो एंजाइम को क्या कर देता है, प्रमोट भी करता है, इनहिबिट करता है, कम भी करने की जिम्मेदारी इनकी भी होती है। डिपेंड करता है किस सिचुएशन में काम कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एंजाइम, एंजाइम को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से करने का काम करते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, ऐसा जो तुम्हारे पास ऑक्सीजन का जुड़ता और हाइड्रोजन का निकलना होता है। ठीक, तो ये काम करते हैं। लिखा रेडिएंट एनर्जी, मतलब बहुत सारी जो एनर्जी रहती है उसको स्टोरेज करके क्या कर देते हैं, हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया रेडिएशन एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं उन सब लिखो। क्या लिखा रहा सर, इन फैक्टर को पेपर में डिटेल में लिखना पड़ेगा। नो, ठीक है, हमसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा भाई, तुम सिर्फ बतिए नहीं समझते हो। एंजाइम क्या होता है, डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। मतलब ये क्या करेंगे, इतना लिख देंगे और पीछे जो बताए हैं एंजाइम हो गया, एंजाइम का फीचर, 2 पेज तो हो गया, कितना तुम डिफाइन करोगे भाई। ठीक है, नहीं उतना ही लिखना जितना सूटेबल हो सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है जी, ठीक है, कह दिया डिस्क्राइब क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेब्स साइकिल देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल। ठीक, अब इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। तो ये आपके सामने देखिए क्रेब्स साइकिल दिया गया है। ठीक है, वेट मिनट 1 मिनट पाएंगे क्या के भाई।
ठीक है, तो आपके सामने ये रहा क्रेब्स साइकिल। अब इसको अच्छे तरीके से हम देखते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। और ये बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और याद रखना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक वगैरह भी बताएंगे, ठीक है। उसी को लिखना पड़ेगा। साइकिल मेन उद्देश्य है, थोड़ा लिख के अपना क्या कर देंगे, साइकिल वगैरह मेंटेन कर देंगे, तभी काम हो जाएगा। सर इस बार कौन सी साइकिल आने का चांस है, ठीक है। देखिए हमारे सिलेबस में 3 ही है, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस और ये यूरियो साइकिल, तो सॉरी यूरिया साइकिल, ठीक है। बस 3 ही साइकिल है, ठीक है। तीनों में से हर एक साल देखा जाए तो एक न एक साइकिल आती है। ग्लाइकोलिसिस तुम्हारे पास अभी 3 साल तक कंटिन्यू नहीं आई है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल इसमें पूछा गया था 2024 में, ठीक है। क्रेब्स साइकिल हाँ 2024 में भी पूछा गया था और 2023 में भी पूछा गया। यूरियस साइकिल भी 2023 में भी पूछा गया था, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे TCA साइकिल आर द सिट्रिक एसिड साइकिल आर द क्रेब साइकिल। मतलब इसका कितना नाम है देख सकते, ध्यान से सुनिए। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे हम TCA साइकिल बोलते हैं, एसिटिक एसिड साइकिल बोलते हैं, क्रेब साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और तुम्हारे पास सेंच ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइगोगैरिक के यानी क्रेब नामक वैज्ञानिक है। साइकिल ये नेम आफ्टर द लिखा है अल्बर्ट सेट्स गैगोरी और हेंस कैर्व द स्टेबलाइज द कंपोनेंट रिएक्शन ऑफ द सिट्रिक साइकिल इज नोन एज क्रेब साइकिल। मतलब ये 2 वैज्ञानिक ने मिलकर दिया हुआ था, उन्हीं के नाम से ये, ठीक है, साइकिल का नाम रख दिया गया। क्रेब साइकिल एज द एरोबिक यानी प्रोसेस होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन मतलब ये देखा जाए तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होता है। और किसके अंदर, माइटोकांड्रिया के अंदर ये क्रेब साइकिल देखने को मिलती है। इन यूकैरियोटिक अकर्स इन द माइटोकांड्रियल सेल। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कंपटीशन वगैरह में कि क्रेब साइकिल कहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। ऑप्शन दे देगा साइटोप्लाज्म, माइटोकांड्रिया, न्यूक्लियस या, ठीक है, कुछ और नजदीक मार सकता, तो आपको माइटोकांड्रिया इधर करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने क्रेब साइकिल के बारे में। अब इस साइकिल के बारे में जो मेन क्लू होता है इसको आप याद रखिएगा, अपना काम हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, लिखा है ए सिटी इन केरला स्टार्ट सेलिंग फॉर द मनी ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे पास लिख देना है ए सिटी इन द केरला स्टार्ट सेलिंग फॉर द मनी ऑरेंज होता है। और ये इरन लेस की बुक में, अब तुम सोच सकते हो ना, जब हम नीट वाला सिस्टम तुम्हारे पास जब होता है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। ए सिटी इन द केरला स्टार्ट सेलिंग ए मनी प्राइस, फॉर मनी प्राइस होता है। ए से एसिटाइल कोएंजाइम होता है, और सिटी मतलब क्या होगा, सिट्रेट होता है। इन से आइसोसिट्रेट होता है। के से तुम्हारे पास क्या होता है, अल्फा कीटो, ठीक है, कीटो ग्लूटारिक एसिड होता है। यस से सक्सेनी, ठीक है, सक्सेनाइल कोएंजाइम होता है। सेलिंग से तुम्हारे पास सक्सीनेट होता है। फार से तुम्हारे पास फ्यूमरेट होता है। मनी से तुम्हारे पास मोलेट होता है। और ऑरेंज से देखा जाए तो एक्सो, ठीक है, लिखा है एक्सोलो एसीटेट होता है। तो ये सामने दिया गया है यहाँ से, ठीक। अब इसका तुम्हारे पास यहाँ पर जैसे क्वेश्चन, अब देखिए इस सब का थोड़ा सा फुल नेम याद रखेंगे, ठीक है, इसी से अपना काम बनेगा। NAD, ठीक है, जिसे NAD क्या बोलते हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक। अब H मतलब क्या होगा, सेम टू सेम लिखेंगे, बगल में हाइड्रोजन चिपका देंगे, क्या लिखेंगे, निकोटिनामाइड, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन लिख देंगे, बस काम हो जाएगा। यानी GDP का मतलब क्या होता है, ग्लू, ठीक है, सॉरी, गाइनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, गाइनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। और इसमें क्या होता है, गाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। यहाँ पर डाइफॉस्फेट, यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है। ये सब थोड़ा सा फुल नेम आप याद रखेंगे, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। FAD का मतलब क्या होता है, फेल्विन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। और इसमें क्या होता है, FADS2 का मतलब यानी क्या होता है, फेल्विन होता है, एडेनिन होता है, डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन होता है। तो इसका फुल नेम आप याद रखेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या एक्चुअल के अंदर देखा जाए तो क्या होता है, सबसे पहले पायरुविक एसिड कहाँ पर आती है, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है, ठीक है, तो तब जाके तुम्हारे पास 2 पायरुविक एसिड बनाता है, पायरुवेट बनाता है। वो पायरुवेट एक तुम्हारे पास NAD प्लस लेके, ये वाला प्लस लेके, और प्लस में FAD यानी ये वाला लेके, और तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन प्लस में ADP मतलब जो ATP से निकला हुआ है,
ठीक, उसको लेकर एक फास्फेट ग्रुप ऐड करके ये एडीपी तुरंत फास्फेट ग्रुप से बना देता है एटीपी, ये माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में घुसता तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये हमारे सांस के रूप में निकल जाता है। NADH बनाता है, जो ये टूट के फिर एटीपी में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन होता है, FADH2 होता है, प्लस में एटीपी होता है। तो ये प्रक्रिया हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अब इसका साइकिल आपके सामने यहाँ दिया गया है। ठीक, अब देखिए होता क्या, जो स्टार्टिंग में बोले थे, एक ग्लूकोज मालिक्यूल से पायरुवेट टूटता, तो पायरुवेट में जब टूटने के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में अब इंटर करता है। ठीक है, ये क्योंकि ग्लाइकोलिसिस देखा जाए तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एसिटाइल कोएंजाइम यानी 2 कार्बन कंपाउंड है। देखो 2 कार्बन, ये सिट्रिक एसिड के अंदर देखो ये सिट्रेट में घुसेगा, सिट्रेट में घुसेगा, यहाँ से एक पानी लेके, ठीक है, एक पानी लेके क्या करेगा, एकिनोटेज, यहाँ पर देखो यानी एकोनाइटेज हो गया, ये तुम्हारे पास एंजाइम का नाम है। सिट्रेट से बना दिया आइसोसिट्रेट बना दिया, क्या बना दिया बाबू, आइसोसिट्रेट बना दिया है आपके सामने। NAD प्लस में क्या होगा, एक हाइड्रोजन लेके NADPH निकाल देता है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ होता है, आइसोसिट्रेट होता है और डाईहाइड्रोजिनेज होता है। और कार्बन देखा जाए तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता तो उस प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो ये देखिए सामने निकल चुका है, ये निकल अल्फा क्यूटोग्लूटारिक एसिड होता है। ठीक, अब यहाँ पर अल्फा क्यूटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज होता है, जो तुम्हारे पास NAD को NADH में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देखो क्योंकि एक हाइड्रोजन लेके यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। देखिए याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड एक यहाँ निकलता है, एक यहाँ निकलता है। देखिए जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो एक एक कार्बन समझो रिमूव हुआ है। यहाँ 6 कार्बन था तो यहाँ पर देखो 6 कार्बन, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, मतलब एक कार्बन निकल गया तो 5 कार्बन हो गया, फिर एक कार्बन यहाँ निकला 4 कार्बन हो गया। इसी तरह से निकाल के हमें करना है। अब ये 4 कार्बन हो गया तो अब ये ज़्यादा अब यहाँ से निकलने वाला नहीं है कार्बन, अभी स्टेबल रखा जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हारे पास अल्फा यानी अल्फा क्यूटोग्लूटारिक एसिड से कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारे पास सक्सेनाइल कोएंजाइम, ये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ से दिखा JDP दे रखा और GTP में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपके लिए इसलिए फुल नेम आपको पहले बता दिए, सक्सेनाइल को, ठीक है, कोएंजाइम सिंथेटेज होता है, ये कन्वर्ट होता है सक्सीनेट में, सक्सीनेट FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है सक्सीनेट। ठीक है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, यहाँ पर ये उपस्थित होता है, ये सब एंजाइम के नाम है। ये क्या कहते हैं, सक्सीनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर देता है। फ्यूमरेट दोबारा यहाँ पर पानी एक लेता है और फ्यूमरेट की उपस्थिति में मालवेट बना देता है। क्या बनाता है, मालेट बनाता है। मालेट जो तुम्हारे पास 4 कार्बन का होता है। फिर NAD प्लस जो होता है NADPH में कन्वर्ट होता है। मेलेट डिहाइड्रेज की उपस्थिति में ये मेलेट जो होता है लिखा ऑक्सा BCT होता है, ऑक्सा बेसिटिक होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है एस्टिक एसिड हो जाता है। ये भी 4 कार्बन का, ये साइकिल सिट्रेट में चलती है, ये फिर यहाँ से हमारे पास पायरुवेट आता है। तो ये साइकिल बार बार होती रहती है, इसीलिए साइकिल होती रहती है, इसीलिए इसे क्रेब साइकिल बोला जाता है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। लिख रखा वेरियस टेस्ट है। ठीक है, एक्सेस वे टू लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, वेट करिए 1 मिनट बर्दाश्त। कॉपी कहाँ गई, ठीक। तो यहाँ पर हमसे क्या दे रखा, देखिए क्या दिया है, लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसे LFT के नाम से भी जाना जाता है। इसको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये आपके सामने LFT दिया गया, लीवर फंक्शन टेस्ट। LFT कहीं भी लिखा रहा है तो सबसे पहले ये लिख के 2 या 3 टेस्ट बता देना। ठीक है, वो कैसे क्या होता है उसके बारे में बता देना सिंपली। अब आपको हम टेस्ट एक दिखाते तो जल्दी समझ जाएंगे लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। ये तो LFT नहीं भाई, ये CBC का पोस्टर है। ठीक है, LFT हमारे पास था, ठीक है, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं। चलो यहाँ से लीवर फंक्शन टेस्ट समझते हैं, LFT क्या होता है। ठीक है,
नॉर्मल लिखना चाहिए था। ठीक है चलो, क्या दे रखा है जी, नॉइज़ बहुत आ रही है, नॉइज़ बहुत आ रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। ठीक है चलो, कोई टेंशन नहीं, अब तो नहीं आ रही होगी। रखने वगैरह में थोड़ा सा माइक डिस्टर्ब हो जाता, बट कोई दिक्कत नहीं। एल क्या होता है, जिसे हम लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। देखिए, इंक्रीज लेवल ऑफ द ALP, SCOS होता है, ST होता है, SGPT कोएंजाइम इंडिकेट लीवर डिसफंक्शन। मतलब ये तुम्हारे पास इनका जब लेवल एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है, तो उससे हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई दिक्कत होने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, LFT बोला जाता है। ठीक है, LFT बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिख रखा है, These tests reflect the liver damage but do not, या लिखा do not evaluate is the function ability, मतलब ये क्या कर देती है, फंक्शनल एबिलिटी को क्या कर देती है, ज़्यादा इवेल्युएट नहीं करती है। और याद रखना, लीवर ही हमारे शरीर के अंदर ऐसा है जो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है अपना ईजिली। ठीक है, तो ये दिक्कत खत्म हो जाती है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में सबसे पहले तुम्हारे पास आ जाता है सीरम बिलिरुबिन आता है। ठीक है, सीरम बिलिरुबिन, इसका रेंज तो नहीं लिखे यार, गड़बड़ा दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, किसी में भी नहीं लिखे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास एक टेस्ट था, हम दिखा देते हो तो तुरंत आप समझ जाते हैं। ठीक है, हम तो सोचे टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। पता नहीं कहाँ चला गया। एक हमारे पास LFT था, ये हमारे पास देखो CBC है, यानी CBC का टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट था ना हमारे पास, एक ऐसे LFT था। ठीक है, LFT भी था, ठीक, यानी KFT, उसमें दोनों था, वही बस हम खोज रहे थे, मिल ही नहीं रहा भाई। ठीक है चलो, कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं, हम इसको ही देख लेते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। चलो, हम नॉर्मल रेंज अभी लिखते चलेंगे, काम होता चला जाएगा। ठीक है, लिखा सबसे पहला टेस्ट लिखा सीरम बिलिरुबिन होता है। सीरम बिलिरुबिन क्या होता है, अब इसके समझिए। सीरम बिलिरुबिन देखा जाए तो क्या होता है, इट इज़ ए ब्रेक डाउन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, इट इज़ ए मेजर पिगमेंट ऑफ बाइल, बाइल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसका नॉर्मल रेंज जो तुम्हारे पास होता है 0 से लेके तुम्हारे पास 0.3, और तुम्हारे पास MGDL होता है, क्या होता है, DL होता है। अब इससे थोड़ा सा घटा बढ़ेगा तो समझ लो आपको पीलिया हो जाएगा, पूरी शरीर पीलिया होने लगेगी। ठीक है, अब इसका डिपोजिशन हमारे शरीर के अंदर से, इसका तुम्हारे पास मान लेते 1 हो गया। ठीक है, तो समझ लो हमारे शरीर के अंदर बिलिरुबिन डिपोजिशन हो रहा, तो आपकी शरीर पीलिया होने का चांस बन जाएगा। इसका मतलब होता क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इंडिकेट, मतलब बिलिरुबिन हमारे शरीर के अंदर यदि बढ़ेगा तो समझ लो जॉइंटिस, पीलिया होने लगेगा, हीमोलाइसिस होने लगेगा, इंट्रा हेपेटाइटिक कोलेस्ट लिख रखा कोलेस्टैटिक हो गएगा, लीवर तथा सेल यानी नेरोसिस होने लगेगा, तो एक नेक्रोसिस होने लगेगा। तो ये सब तुम्हारे पास यानी किसका, ठीक है, साइन एंड सिम्टम है सीरम का। ठीक है, यानी सीरम बिलिरुबिन का और सीरम प्रोटीन का अंतर्गत में तुम्हारे पास आते हैं। सीरम प्रोटीन में देखा जाए तो तुम्हारे पास सबसे पहला पोर्शन में दे रखा है एल्बुमिन यानी ग्लोबुलिन होता है, अल्फा बीटा और गामा आर द प्राइमरी, ठीक है, यानी प्राइम प्लाज्मा प्रोटीन होता है, जिसका नॉर्मल रेंज देखा जाए तो ये क्या होता है 7 से लेके 7.5 होता है, यानी MGDL होता है। क्या होता है, MGDL होता है, जो आपके सामने दी रखा है। यदि लीटर की बात की जाए तो हमारे पास कहीं कहीं लिखा रहता है तुम्हारे पास 70, ये नहीं है। ठीक है, यानी 70 से लेके तुम्हारे पास क्या होता है 75 mg यानी मिलीग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, पर लीटर लिखा जाता है, तो ये नॉर्मल रेंज होता है। इससे कहीं भी थोड़ा सा गड़बड़ होगी तो समझ लीजिए हमारे पास बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। जैसे क्या क्या हो सकती है आपके शरीर में, यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है, देखो सिंपल से,
इंक्रीज द लेवल ऑफ द प्रोटीन इंडिकेट, तो आपको एडिमा हो जाएगा, हेमोराइजा हो जाएगा, शॉक हो जाएगा, इंटेंसिव बर्न हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज द प्रोटीन, ब्रेक डाउन द प्रोटीन, नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा, जिसे हम हाइपरथायराइडिज्म का चांस देखने को मिलता है। डिक्रीज लेवल ऑफ द टोटल प्रोटीन, इसमें टोटल प्रोटीन को डिक्रीज हो जाएगा, जैसे तुम्हारे पास रेमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाएगा, काला आजार हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे पास सीरम प्रोटीन के अंतर्गत आता है। और एक दो टेस्ट और बता देते हैं, ठीक है। लिख रखा है एल्कालीन फास्फेट होता है, एल्कालीन फास्फेट को जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोला जाता है, ठीक है, एल्कालीन फास्फेट होता है जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, ALP बोला जाता है, ठीक है। ये देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, इसमें भी सीरम एल्कालीन फास्फेट को देखा जाता है। अब इसमें क्या होता है, क्या लिख रखा, दिस एंजाइम इज प्रोड्यूस इन द लीवर, लीवर के अंदर होता, बोन तथा स्मॉल इंटेस्टाइन किडनी से निकलता है, ठीक है। लिखा इट एक्ट एज द कैटालिस्ट ऑफ फैसिलिटेट द स्प्लिटिंग द फास्फेट ग्रुप इनटू फॉर्म ऑफ द फॉर्म मोनोफॉस्फो, ठीक है, यानी फास्फोरिक एस्टर बनाता, मोनोफॉस्फोरिक एस्टर बनाता है, ठीक है, एल्कलाइन फास्फेट के बारे में। अब नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो टोटल कितना होता है, 17 से लेके तुम्हारे पास कितना होता है, 142 यूनिट लीटर होता है, ठीक है। अब इससे घाटे बढ़ेगा तो तुम्हारे पास दिक्कत हो सकती है। इसके लिए भी टेम्परेचर भी वेरी करता है आपके शरीर का, ठीक है। गर्मी में थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, ठंडी में थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है। सिग्निफिकेंट ये क्या कर देता है, लो लेवल ऑफ, यानी ALP यदि इंडिकेट करता है हाइपोफॉस्फोट, ठीक है, फास्फोटाइसिया बनता है, जॉइंडिक्स हो जाता है, रिकेटस सूखा रोग हो जाएगा, एस्ट्रोमलेरिया मलेशिया हो जाएगा, एबनॉर, ठीक है, एन एब्जॉर्बेशन ऑफ द विटामिन डी एंड कैल्शियम, मतलब हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम ही एब्जॉर्ब नहीं होगा, कितना भी दूध खा लेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा सीरम यानी ग्लूटामिक ऑक्जिलेसिटेट ट्रांस, ठीक है, ट्रांस एमीन होता है जिसे हम SGOT के नाम से जानते हैं। अब ये नॉर्मल देखा जाए तो क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब ये क्या होता है, लिखा दिस एंजाइम इज द मेनली फाउंड इन द हार्ट एंड लीवर, लीवर में होता है, ठीक है। लीस्ट अमाउंट आल्सो फाउंड इन द, यानी कुछ अमाउंट में हमारे पास स्केलेटल मसल, किडनी तथा पैंक्रियाज में भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये नॉर्मल रेंज जो देखा जाए तुम्हारे पास कितना होता है, ये भी यूनिट में मेजर किया जाता है, तो ये 4.8 से लेकर तुम्हारे पास 19 यूनिट पर लीटर होता है, ठीक है। इतने तुम्हारे पास पॉइंट में आता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखा जाए तो क्या होता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ द SGOT इंडिकेट द लीवर डिजीज, जैसे तुम्हारे पास वायरल हेपेटाइटिस हो जाएगा, टॉक्सिक हेपेटाइटिस हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा, जॉन्डिस वगैरह हो सकता है, ठीक। तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, कार्डियक डिजीज हो जाएगा, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट फेलियर वगैरह भी हो सकता है, स्केलेटल मसल डैमेज हो जाएगा, जैसे तुम्हारे पास नेक्रोसिस हो सकता है, एक्यूट यानी लिखा है पैंक्रियाटिस हो जाएगा, पल्मोनरी डिजीज हो जाएगा। तो ये सब डिजीज देखने को मिलता है जिससे अपना काम होता है, ठीक है, ठीक। तो जो सामने दिया गया है, ठीक ठीक, तो ये हो गया आपके बारे में, ये लेफ्टी वगैरह हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो पार्ट ए हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब इधर पार्ट सेकेंड जो तुम्हारे पास रहेगा, थोड़ा सा हम तेजी से देखते हैं। वाई इज द माइटोकांड्रियल कार द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब माइटोकांड्रिया को पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिख रखा है, स्ट्रक्चर वगैरह सारा बनाना पड़ेगा। तो ये देखा जाए तो टोटली 11 क्वेश्चन रहते हैं, फिर 10 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता है इसमें, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, ठीक है। अब इस पे आते हैं, तो आपके सामने लिख रखा माइटोकांड्रिया के बारे में। अब क्यों बोला जाता है सर आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलता नहीं है, ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, जिसे हम थोड़ा सा एडिट करते हैं, थंबनेल वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। अब माइटोकांड्रिया क्या होता है, माइटोकांड्रिया जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द सेल ऑर्गेन, मतलब सेल के अंदर देखा जाए तो ये माइटोकांड्रिया थ्रेड नुमा देखता है, बट इसका बाद काम बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर फॉर द परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है, इज प्रोड्यूस माइटोकांड्रिया देयरफॉर द, ठीक है, लिखा राइटली कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब हमारे सेल को एनर्जी चाहिए तो यही निकालता। कैसे, सबसे पहले हमारे शरीर में क्या होता है, ठीक है, यानी सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है, और क्या होता है, माइटोकांड्रिया होता है, क्रेब्स साइकिल। बट जो ग्लाइकोलिसिस होता है हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है, और ये तुम्हारे पास जो क्रेब्स साइकिल तथा ETC होता है, तो ये दोनों क्रेब्स साइकिल के अंदर, ये कहाँ पर होती है, माइटोकांड्रिया के अंदर। तो वहाँ पर ग्लूकोज को लेके जाती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में से ब्रेक डाउन करती है, जो ATP के फॉर्म में एनर्जी निकलता है, इसलिए माइटोकांड्रिया को, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है।
ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ प्रोसेस इज प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया, देयर फोर द राइटली कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक, अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा तो सोच सकते हो 38 एटीपी निकलेगा, कितना 38 एटीपी निकलेगा। इन माइटोकॉन्ड्रिया दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस टू फॉर्म ऑफ द एटीपी, किसके रूप में निकलता है, एटीपी के रूप में निकलता है। एटीपी इज ए करेंसी, ठीक है, एनर्जी ऑफ द सेल इज कॉल्ड तुम्हारे पास, ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर जो कौन सा सिक्का चलता है यही एटीपी का चलता है, और कुछ भी एक्चुअल में नहीं चलता है। तो ये पूरे सेल को कंप्लीट करने का काम इन्हीं की जिम्मेदारी अकेले लेकर बैठा हुआ है। स्ट्रक्चर आपके सामने ये दिया गया है, ये दो डबल मेम्ब्रेन का होता है। इनर मेम्ब्रेन को हम क्रिस्टी बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन है स्मूथ होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन अपने आप को फोल्ड कर लेती है अंगुली नुमा संरचना में, इसका नाम क्रिस्टी दे जाता है। ठीक, अब देखिए इसके ऊपर ये जो तुम्हारे पास क्रिस्टी के ऊपर ऐसे ऐसे ये पूरे शरीर पे होता, मत यही मत सोचना यहीं पर होता है, ये पूरे उनके शरीर पे होता है। तो ये पूरे शरीर पे जो होता है इसको जानते हो क्या होते हैं, ये इसको हम ऑक्सीसोम या ऑक्सीसोम बोला जाता है या F1 पार्टिकल बोला जाता है। देखिए ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल बोला जाता है। इसके अंदर भी तुम्हारे पास ऐसे लिक्विड भरा हो तो उस लिक्विड का नाम दिया जाता है मैट्रिक्स दिया जाता है। ऑक्सीसोम हो गया, मैट्रिक्स हो गया, इसके अंदर खुद का राइबोसोम होता है क्योंकि अपने ये प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम होता है, इसका खुद के पास क्या होता है, डीएनए होता है जो अपना काम करता है। तो इतने तुम्हारे पास स्ट्रक्चर हो जाएंगे। फंक्शन देखा जाए तो काम क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस द एनर्जी, ठीक है, ठीक है, एनर्जी नेसेसरी फॉर द सेल सर्वाइव एंड तुम्हारे पास फंक्शन, मतलब इसको देखा जाए तो सेल को सर्वाइव करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, एनर्जी देने के लिए सब यही काम करता है अकेले बैठा हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ द एपोटाइटिस प्रोग्राम द सेल डेथ, मतलब एपोटाइटिस क्या होता है, जैसे सेल को किसी को मारना है तो उसे एनर्जी नहीं देगा, जिस पार्ट को मारना है उसको एनर्जी नहीं देगा और सेल अपने आप डैमेज हो जाएगा, अपने काम हो जाएगा। चादर वाला आ गया भाई, ठीक है। आल्सो अकर इन द ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोलाइसिस एक्चुअल में इसमें नहीं पाया जाता, ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता, बट एक्चुअल में इसी से प्रोडक्ट निकलता है तो मान लेते हैं, नहीं तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्रेब साइकिल, कैल्शियम स्टोरेज सब कुछ इसी के अंतर्गत होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह इसी के, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस मत लिखना क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस एक्चुअल में देखा जाए रियलिटी में तो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, क्वांटिटी टेस्ट फॉर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कोई ऐसा कोई क्वालिटेटिव पूछा, क्वांटिटी नहीं क्वालिटेटिव टेस्ट है। क्वालिटेटिव मतलब उसमें रंग वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव टेस्ट, कोई एक टेस्ट बताना पड़ेगा। 3-4 टेस्ट होता बट कोई एक टेस्ट बता देंगे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कोई एक टेस्ट बताते हैं। ठीक है, आपके सामने हम यहाँ पर एक मोलिस टेस्ट दिया गया, इसको हम अच्छे तरीके से लिखा, मोलिस टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, यानी ये वाला टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसान भी होता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर लिख दिए हैं। तो लिखा मोलिस टेस्ट आर ए केमिकल टेस्ट यूज टू डिटेक्शन प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द गिवन सैंपल, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, कोई सैंपल दिया गया तो उसमें एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, मोलिस टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो मोलिस टेस्ट में क्या, मोलिस जो रिएजेंट होता है उसमें क्या होता है, 90% देखा जाता है अल्फा नेप्थॉल होता है, प्लस में H2SO4 होता है। तो इसको कैसे करते थे एक्चुअल में देखिए यहाँ से ध्यान से, सबसे पहले करते क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। प्रिपेयर 2 ml ऑफ द टेस्ट सोल्यूशन, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, 2 ml कोई टेस्ट सोल्यूशन ले लेते हैं। ठीक, अब हो का रहा, ध्यान से आप सुनिए, जो बताएंगे उसको आप ध्यान से सुनिएगा हमारे लिए, ठीक है, वही आप समझ पाएंगे, उसी को लिखा गया। सबसे पहले करते क्या है, देखो सबसे पहले क्या कर देते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, अब पढ़ते जाइए। जैसे एक कंटेनर लेंगे ना, ठीक है, एक कंटेनर लेंगे, इसमें क्या करेंगे, 2 ml हम क्या करेंगे, टेस्ट सोल्यूशन डाल देंगे। टेस्ट सोल्यूशन हमको एक्चुअली पता नहीं एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, उसमें 2 ड्रॉप मोलिस रिएजेंट डाल देंगे। इसमें 2 ड्रॉप हमने क्या कर दिया, 2 ड्रॉप हमने मोलिस रिएजेंट डाल दिया। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, 5 ml H2SO4 पोर करेंगे, पोर मतलब डाला जाएगा। चलो हमने H2SO4 डाल दिया, ठीक है, H2SO4 डाल दिया। उसके बाद उसका कलर देखेंगे कुछ समय के लिए, यदि पर्पल कलर रिंग बनती है, इसके अंदर पर्पल कलर की रिंग बनती है, समझ लो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, बस इतना समझो, सिंपल सा। कोई एक बीकर लेना, उसमें 2 ml टेस्ट सोल्यूशन लेना, 2 ड्रॉप मोलिस रिएजेंट डाल देना, H2SO4 डालना, कलर चेंज करना, ये पर्पल कलर एब्जॉर्ब करना, देखना यदि कलर आएगा किस कलर का, पर्पल कलर का आएगा तो सही है, नहीं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हारे पास कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के बारे में था। ठीक, दोबारा समझते हैं मोलिस टेस्ट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना, ये स्टेप आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टेप है कार्बोहाइड्रेट का।
कईयों टेस्ट होता, कोई भी आपको याद रहेगा तो ठोक सकते हैं, ठीक है। जो हमारा इजी था इसीलिए हमने इसको लिख दिया, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है राइट अबाउट डिसीज द डिजीज रिलेटेड मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन से हमारे पास होने वाली कमियों के बारे में, तो कौन सी बीमारियां हो जाती, इसको हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिख रखा डिजीज रिलेटेड टू मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, तो इसके बारे में हम क्या कर देते हैं, अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करके यहाँ दे देते हैं। क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। प्रोटीन आर नाइट्रोजिनस कंपाउंड, प्रोटीन एक क्या होता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है। कंटेन, ठीक है, लिखा कंटेन कंटेनिंग द सल्फर फास्फोरस, और तुम्हारे पास ये इसमें क्या होता है, प्रोटीन में देखा जाए तो क्या होता है, यानी कैल्शियम हो, सॉरी फास्फोरस होता है, सल्फर की मात्रा पाई जाती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, यदि फिश खाते हैं उसमें मिलती है, मीट खाते हैं उसमें मिलती है, पल्सेस खाएंगे उसमें मिलेगी, एग खाएंगे इस सब में मिलेगी, ठीक है, आराम से। लिखा मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो सबसे मेजर सोर्स होता है यही सब मिलता है, ठीक। मान लेते हैं हम मीट नहीं खाते हैं तो दाल खाते हो, अंडा खाते, अंडा भी नहीं खाते हो तो ग्रीन वेजिटेबल खाते हो, दूध पीते हो, उन सबसे मिल जाएगा आपको प्रोटीन की मात्रा, मैनेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके बारे में। यहाँ पर होने वाली इनसे बीमारियाँ तुम्हारे पास कौन कौन सी हो गई, ठीक है। यहाँ पर होने वाली तुम्हारे पास दो बीमारियाँ, डिफिशियंसी विच द रिजल्ट द फॉलोइंग वेल नोन ऑफ यानी क्या होता है डिजीज, जैसे क्वासिकर हो जाएगा, मेरास्मस, दो डिजीज होती है। क्वासिकर क्या होती है, क्या लिखा, इट इज ए न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होता है विच मोस्टली अकर इन द जियोग्राफिकल एक्सपेंसिव फैमिली, मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पर थोड़ा सा भोजन की कमी है, ठीक है, उस एरिया में देखने को मिलता है क्वासिकर। दिस इज टाइप ऑफ मल न्यूट्रिशन अकरिंग ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द डाइटरी प्रोटीन, मतलब ये खाना तो खा रहे हैं बट प्रोटीन उनको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा। कॉजेज क्वासिकर अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द डाइटर प्रोटीन, ये डाइटर प्रोटीन देखने को मिलता है। साइंस में सिम्टम देखा जाता है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास मसल मास होता है इज नॉट, तुम्हारे पास लॉट होता है, इसमें तुम्हारे पास उनके शरीर में मसल वगैरह नहीं होता है, ठीक है। यानी तुम्हारे पास लिखा है एंकल हो गया, फुट हो गया, बेली स्वेलिंग हो जाती है, मतलब पेट वोट ऐसे निकल जाएगा, ठीक। इम्यून आल्सो डैमेज, मतलब जो इम्यूनिटी सिस्टम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक। ट्रीटमेंट इनका करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें प्रोटीन भर भर के देना पड़ेगा, जो भी डाइट खा रहे हैं उसमें प्रोटीन कैलोरी की मात्रा भर भर के देनी पड़ेगी। मेरास्मस क्या होता है, लिखा है दिस डिसऑर्डर इज एनी इंडिविजुअल, ठीक है, सीवियर मल न्यूट्रिशन होता है। हाउ एट द चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन मोस्टली सफरिंग फ्रॉम द मेरास्मस, जैसे इसमें क्या होता है, चिल्ड्रेन नॉट रिसीविंग द प्रोटीन कैलोरी एंड कार्बोहाइड्रेट, मतलब वो खाना तो खा रहे हैं बट उस खाने में ना तो प्रोटीन है, ना तो कार्बोहाइड्रेट, ना तो क्लोरीन कोई कैलोरी है, तो उससे दिक्कतें उनको हो सकती है। सिम्टम देखा जाए तो वेट कोई अपना लॉस कर देंगे। क्रोनिक तथा डायबिटीज है, क्रोनिक हो जाएगा, क्रोनिक डायरिया हो जाएगा, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा, सर्टन ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ उनका रुक जाएगा, ठीक। तो ये कारण हो सकता है। ट्रीटमेंट देखा जाए तो उन्हें भर भर के क्या करना पड़ेगा, मिल्क पिलाना पड़ेगा, तो बॉइल्ड वाटर द इनिशियल स्टेज में, ठीक। एडेड तुम्हारे पास आयल एनर्जी तुम्हारे पास कंटेन द ओबेसिटी इन मिक्सचर, मतलब सबसे क्या करेंगे, ठीक है, डेंसिटी मिक्सचर, ओबेसिटी नहीं मिक्सचर है। इसमें होता क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल मिक्स, यानी ऐसा चीज़ पिलाएंगे, जैसे तुम्हारे पास दूध वगैरह पिलाएंगे ना तो उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा है, जिससे इनका वेट को क्या करे, थोड़ा सा इंक्रीज किया जा सके। तो ये तुम्हारे पास मल न्यूट्रिशन था। देखिए मल न्यूट्रिशन से होने दो बीमारियां, क्वासिकर और मेरास्मस, साइन एंड सिम्टम वगैरह थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, गिव तथा थेरापेटिक तथा फार्माकोस यानी फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंट ऑफ एंजाइम, एंजाइम के बारे में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। किसका फोन आ रहा भाई, ठीक। तो यहाँ पर हमें चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है, चौथा नंबर क्या होगा, असाइनमेंट पेज नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने लिया गया थेरापेटिक यानी थेरेप्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंट ऑफ एंजाइम के बारे में बताना पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं, एंजाइम है द फाउंड ए सिग्निफिकेंस रोल ऑफ द थेरापेटिक तथा क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। जैसे कौन सा एंजाइम किसके लिए उपयोग किया जाता है, इस टेबल में दिया गया है, जो सामने दिया गया। सबसे पहले तुम्हारे पास लिख रखा है एस्पावाजीनिएज हो जाएगा, एस्पाजीनिएज हो जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, किसी पर्सन के ल्यूकेमिया हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एक तरह का एंटीबायोटिक होता है, आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। ट्रिप्नोसिन हो देखा, ट्रिप्नोसिन द प्रोटीन हाइड्रोलाइज होता है, जो रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन को, मतलब कहीं सूजन हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए उपयोग किया जाता है।
है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा यूरिकोकाइनेज। यूरिकोकाइनेज द यूज इन द ब्लड क्लॉट। ये ब्लड क्लॉट में क्या कर देता है, ठीक है, जैसे कहीं थक्का बनाना है, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, हो का रहा है, कहीं चोट लग गई, तो ये हम यूरिकोनेज दे देंगे ना, तो हमारे शरीर के ऊपर से ब्लड थक्का बना देगा तुरंत तक और ब्लड रुक जाएगा। राइबोन्यूक्लियोज क्या होता है, एंटीवायरल एजेंट होता है, मतलब ये वायरस को ट्रीट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, वायरस को यानी ट्रीटमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इनका हमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, फोन आ रहा भाई। ठीक, अब यहाँ से लिखा सम इम्पोर्टेंट एंजाइम ऑफ एंजाइम इन द डायग्नोसिस इन डिजीज के जैसे एमाइलेज देखा जाता है एक्यूट पैंक्रियाटिस, किसी को पैंक्रियाटिक डिजीज हो गया तो उन सबको ट्रीट करने के लिए हम एमाइलेज का उपयोग कर सकते हैं। सीरम ग्लूटामेट होता है जो पायरिवेट ट्रांस, ठीक है, ट्रांसमिनेज होता है जो लीवर डिजीज में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एल्कालीन फास्फेट देखा जाए तो रिकेटर तथा जॉइंडिस के में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तुम्हारे पर लिखा है एसिड फास्फेट जो होता है कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड में यदि आपको कैंसर हो गया तो उनके ट्रीटमेंट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिखा है ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज होता है जो एल्कोहलिज्म, कोई बंदा एल्कोहल लंबे समय तक ले रहा तो उसका लंग्स हो गया, ठीक है, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, किडनी डैमेज होगा, तो उनको ट्रीट करने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं इस एंजाइम का। तो एंजाइम को सिंपल सा क्या करना है, लास्ट में किसी डिजीज के बगल में ASE लगा देना है, उस डिजीज से ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं उसी को लिख देना, एटलीस्ट सही हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। गिव द फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिसऑर्डर आप, तुम्हारे पास साइनोकोबालामिन के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक, तो आपके सामने दे रखा साइनोकोबालामिन के बारे में। अब साइनोकोबालामिन क्या होती है देखा जाए, साइनोकोबालामिन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे RBC प्रोडक्शन में इनका काम होता है। और तुम्हारे पास लिख रखा है, ये क्या लिख दिए जी, NS मेंटेन, नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने में इनका काम आता है, ये एक्चुअली में मेंटेनेंस है। ठीक है, नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने में इनका काम आता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो लीवर हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, विटामिन B12 हो गया, तो इन सबको ट्रीट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, अब देखा जाए तो तुम्हारे पास फंक्शन में तुम्हारे पास क्या होता है, नॉर्मल RBC मल न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है रिक्वायर फॉर DNA प्रोडक्शन, कहीं DNA का प्रोडक्शन करना है तो साइनोकोबालामिन का उपयोग किया जाता है, ऑलरेडी होता ही काम है। इसेंशियल फॉर द मेथिल एमोनिल कोएंजाइम इनटू द सक्सेनिल कोएंजाइम फार्मेशन में इसका उपयोग करते हैं। कहने का मतलब जैसे हमारे शरीर में सक्सेनिल कोएंजाइम चाहिए तो इन्हीं के फार्मेशन से बनता है साइनोकोबालामिन के बारे में, तो ये काम आता है। इनकी कमी हो जाएगी तो कौन सी बीमारी हमें हो जाएगी, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी, मतलब हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम सही से वर्क कर रहे हैं वो सही से वर्क नहीं करेंगे, तो ऐसे उनका काम हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा अनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, मतलब आपको सही से बच्चा पैदा नहीं कर सकते। अनफर्टिलिटी की अब इस समय देखा जाए तो बहुत सारा चल रहा है। ठीक है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, मतलब उनको शरीर के अंदर खून की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी, सही से ब्लड ही फ्लो नहीं हो पाएगा, तो ये सब बीमारियां हो सकती हैं। ठीक, तो साइनोकोबालामिन आ जाएगा, सर कम पर जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, साइनोकोबालामिन हो जाएगा, यहाँ से इंट्रोडक्शन लिख देंगे, फंक्शन लिख देंगे, डिफिशियंसी डिजीज लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी, यूरिया साइकिल क्या होता है, इसको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन, यूरिया साइकिल क्या होता है इसको पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यूरिया साइकिल, तो सबसे पहले आपके सामने देख रखा है यूरिया साइकिल के बारे में। यूरिया क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो यूरिया बनता है, एक रियल नॉर्मल हम थोड़ा सा बताते हैं एक्चुअल में हमारे शरीर के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन से NH2 ग्रुप निकलता है, यही NH2, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या कर देते हैं CO और NH2 मिल के क्या कर देते हैं, यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं, यूरिया बन गया। एक्चुअल में ये तुम्हारी NH2CH3 ग्रुप के अंतर्गत रहते हैं, CO और CH3 यानी ये होता है। इसमें से तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर, एक कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन यहाँ चला जाता है, एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन इससे, तो ये बताओ इन दोनों से जब ये पानी निकलेगा, इनसे जब क्या करेंगे, वाटर को निकालेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, NH2 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, CO बचेगा। ठीक, और प्लस में तुम्हारे पास NH2 बचेगा, यही एक्चुअल में तुम्हारे पास क्या हो गया,
यूरिया का फार्मूला हो गया NH2 होता है, ठीक है। तो यूरिया क्या होता है, क्या लिख रखा है, यूरिया सिंथेसिस अकर इन द लीवर, लीवर के अंदर होता है, ठीक है, ठीक। एंड इज अ फर्दर अकरिंग द किडनी टू थ्रू द ब्लड, ब्लड के थ्रू किडनी में जाता है, किडनी फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देता है। बताओ किडनी फिल्टर ना करे तो हमारे शरीर के अंदर डिपॉजिट होने लगता है। यूरिया साइकिल बेइंग द फर्स्ट मेटाबॉलिज्म पाथवे ऑफ डिस्कवर्ड बाय द हेंस क्रेब नामक था, तुम्हारे पास कर्च हेंस लीट नामक वैज्ञानिक 1935 में किए थे। इन्होंने दो वैज्ञानिक ने मिलकर किए थे। यूरिया साइकिल पार्सनली यह लिखा है पार्शियली अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म में बोथ, इन थोड़ा थोड़ा देखा है दोनों के अंतर्गत सेल के अंदर होता है। यूरिया साइकिल ये हो गया, यूरिया साइकिल इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द अमीनो एसिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होगी तो जाहिर सी बात हमारे शरीर के अंदर क्या बनेगा बाबू, एक्चुअल में रियलिटी में जो होगा क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा, ठीक है, ठीक। लिखा अमोनिया, ठीक है, अमोनिया फॉर्मेड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड एंड टॉक्सिक इन बॉडी, हमारे शरीर के अंदर अमोनिया नहीं बन रहा है तो समझ लो टॉक्सिक नेचर का है, और टॉक्सिक नेचर को तो जाहिर सी बात उन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी का महा जरूरी पड़ जाता है, ठीक है। यूरिया केमिकल फार्मूला देखा जाए तो यूरिया का क्या होता है, NH2CO NH2 होता है, जिससे हमें ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। स्टेप बनने का काम जो होता है, स्टेप ये प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ द कार्बोमाइल फास्फेट जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है, सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन होता है, ठीक है, दोबारा भी बोलते हैं, देखिए हमारे पास सिंथेसिस ऑफ कार्बोमोल यानी कार्बोमाइल फास्फेट होता है, सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन होता है, तो यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट तीसरा स्टेप दे रखा है, लिख रखा है सिंथेसिस ऑफ द, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ द कार्बो एर्जिनो, ठीक है, एर्जिनो सक्सीनेट होता, क्या होता है, अर्जिनो सक्सीनेट होता है, इसमें तुम्हारे पास क्लीवेज ऑफ द अर्जिनो सक्सीनेट होता है, अर्जिनो सक्सीनेट होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, तब जाके हमारे पास यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये अगला दो स्टेप होता माइटोकॉन्ड्रिया के, ये जो स्टेप होता साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होता, किसको दिया जाता, किडनी, और किडनी फिल्टर करके पेशाब के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। अब जो पेशाब करते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो उसमें 95% पानी होता है, 2% यूरिया, 2% यूरिक एसिड और 1% अन्य चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत में आता है, ठीक। अब नेक्स्ट में आपके सामने ये दे रखा है यूरिया साइकिल, ये आपके सामने यूरिया साइकिल दिया गया, प्लीज ध्यान से इसे सुनिएगा। सबसे पहले देखो सिट्रुलिन हो जाएगा, सिट्रुलिन क्या कर देता है, यल एस्पार्टेट, ठीक है, यल एस्पार्टेट की उपस्थिति में यहाँ पर अंदर आता, और यहाँ से ATP क्या होता है, एक ATP उपयोग किया जाता है, ये AMP में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक, PPI हो जाता। इसमें कौन सा एंजाइम क्या कर देता, आर्जिनो सक्सीनेट होता है, ठीक, सिंथेटेट होता है, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। जो एंजाइम है उसको अब थोड़ा थोड़ा क्या करिए याद रखिए, ज़्यादा नहीं, ठीक। क्या बन गया, अर्जिनो सक्सीनेट बन गया, अर्जिनो सक्सीनेट दोबारा क्या कर देगा, अर्जिनो सक्सीनेट, देखिए अर्जिनो सक्सीनेट होगा तो अर्जिनो सक्सीनेज हो जाएगा, बस यही एंजाइम याद रखना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया, यहाँ से फ्यूमरेट में निकल जाता, जो टी यानी किसी में चला जाता है, TCA में चला जाता है, TCA में चला जाएगा, वो चला जाएगा ट्रांसपोर्ट साइकिल एन, ठीक है, उसमें चला जाएगा, वो अपना काम करेगा जो जो करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यल अर्जिन हो जाएगा, यल अर्जिन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ ग्रुप के जोड़ेगा और यहाँ से क्या करेगा, एक बार यूरिया यहाँ से निकालेगा, ठीक। फिर क्या लिख रखा है, लिखा आर्थिन, आर्थिन में कन्वर्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, आर्थिन ट्रांस, ठीक है, ट्रांस कार्बोमाइल एज हो जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है कार्बोमाइल फास्फेट। अब ये होता कैसे, देखिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, अब अमोनियम आयन यानी अमोनिया आयन हमारे शरीर के अंदर इंटर करता है एच की उपस्थिति में, यानी CPH होता है, CPH की उपस्थिति में ये इंटर करवाता है, एक ATP 2 ATP यहाँ खर्च की जाती है, तब हमारे क्रेब साइकिल के अंदर, सॉरी यूरिया साइकिल के अंदर इंटर करता है, कार्बोमिल फास्फेट होता है, कार्बोमाइल फास्फेट होता है जो यहाँ पर इंटर कर जाता है, ठीक। तो ये दिया गया है आपके बारे में, ठीक। तो ये यूरिया साइकिल आपको याद रखना पड़ेगा, आगे जो स्टेप लिखे उसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। 7वां नंबर क्या होना, कीटोन बॉडी क्या होती है, गिव द, ठीक है, नोट ऑफ कीटोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। ये किसका नंबर, 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन को हम क्या कर दिए हैं, 7वें नंबर पेज पे ही लिखें क्या, गड़बड़ कर दिया लगता है। 7वां नंबर क्या दे रखा, 7th बॉडी और कीटोजेनेसिस, असाइनमेंट कॉपी पेज नंबर 7 पे दिया ही नहीं है, चला बाबू कहाँ गई, चलो भाई PDF में इसे मेंशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारे पास, मिनरल एंड सूटेबल एग्जाम्पल ऑफ मिनरल बताना पड़ेगा,
ठीक है। अब ये भी एक गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा एटलीस्ट गड़बड़ ही गड़बड़ हो जाएगा। 20 पे रुक जाओ ब्रदर, कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा यार, नहीं तो इसे गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलो वो कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मेंशन कर देंगे हम कॉपी में। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, कह दिया डिफाइन मिनरल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल विद सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो केवल ज़्यादा आपको फिलअप नहीं करना, मिनरल की परिभाषा लिख देना, क्लासिफिकेशन 1-2 एग्जाम्पल, 3-3 एग्जाम्पल, काम हो जाएगा ख़त्म। ठीक, तो मिनरल क्या होता है? मिनरल आर द वाइटल तथा फंक्शनल, ठीक है, और तुम्हारे पास ठीक स्ट्रक्चर इन फंक्शनल रेगुलेटर प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेन, मतलब हमारे शरीर को स्ट्रक्चरली और फंक्शनली तथा बॉडी को सही से रेगुलेट करने के लिए हम क्या कर देते हैं? मिनरल का उपयोग करते हैं। मिनरल बायोकेमिस्ट्री स्टडी द रोल ऑफ मिनरल इसेंशियल इन ऑर्गेनिक एलिमेंट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम के अंतर्गत होता है। मतलब हमारे शरीर के अंतर्गत जैसे देखा आयोडीन हो गया, कैल्शियम होगा, फास्फेट हो गया, ठीक है, आयरन हो गया जो हीमोग्लोबिन बनाता है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है, कैल्शियम हड्डी बनाता है, तो ये सब देखा जाए तो मिनरल ही है। ठीक है, तो वही लिख रखा मिनरल केमिस्ट्री। ठीक है, मिनरल बायोकेमिस्ट्री स्टडी रोल ऑफ मिनरल, मिनरल का सबसे तगड़ा रोल होता है। इसेंशियल तथा इनऑर्गेनिक इनमें एलिमेंट होते हैं जो बायोलॉजिकल एलिमेंट में प्रयोग किए जाते हैं। ये कईयों तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहले तुम्हारे पास माइक्रो मिनरल होता है, दूसरा माइक्रो मिनरल होता है। माइक्रो मिनरल क्या होता है? ऐसे मिनरल जिसकी अधिकता होती है, ठीक है, जो अधिक होता है। लिखा है तुम्हारे पास रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट, मतलब इसकी जिम्मेदारी क्या होती है? लार्ज अमाउंट में शरीर में एक रिक्वायरमेंट होती है, इसकी लेस अमाउंट में। जैसे कैल्शियम भर भर के दूध पीते हैं, फास्फेट हो जाएगा वो भी भर भर के दूध पीते हैं, मैग्नीशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, ये सब भर भर के पीते हैं। इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। जैसे आयोडीन, नमक में देखेंगे बहुत कम खाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आयोडीन मिला रहता है, जिसे आयोडीन युक्त नमक बोलते हैं। जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब देखा जाए तो हमारे शरीर को बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना पड़ेगा? लिखने पर मन करे तो ये कैल्शियम और फंक्शन, कैल्शियम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना, फंक्शन लिख देना। हम सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखे हैं, ठीक है, तो मेरी मन करेगा सोडियम के बारे में इनका काम, आयरन के बारे में इनका काम, जिंक के बारे में और इनका काम लिख के काम खत्म कर देना है। ठीक, ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है, गुड मॉर्निंग ब्रदर्स। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी क्या होती है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के बारे में बताना पड़ेगा क्या हो रहा है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं? ORT के नाम से जाना जाता है, मेडिकल टर्म में इसे ORT के नाम से जाना जाता है। तो ORT क्या होता है? जैसे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, रिहाइड्रेशन मतलब उसे पानी की कमी हो गई है तो उसे हम क्या करेंगे? ठीक है, सही से ट्रीट करेंगे। ओरल इज ए सिंपल, चीप तथा इफेक्टिव थेरेपी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिहाइड्रेशन काजेज द डायरिया। मतलब आपको लूज मोशन हो जाएगा, ठीक है, लूज मोशन हो जाएगा तो बार बार आप टॉयलेट जाएंगे, क्या जाएंगे? बार बार टॉयलेट जाएंगे, और वोमिटिंग भी होगी, तो आपके शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो ORT यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में करते हैं क्या? सोल्यूशन साल्ट लेते हैं, शुगर और ओरली दिया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉल दे सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉल दे सकते हैं, ORS घोल दे सकते हैं, तो ये सब चीज़ देंगे। ठीक है, चीनी ले दिया, पानी ले दिए, नींबू को मिक्स बना के दे दिया, मतलब कुछ भी चीज़ दिया जाएगा ओरली दिया जाएगा पानी की कमी को दूर करने के लिए। अब इसका यूज कहाँ पर करते हैं? इन्फेक्शन डायरिया, मतलब किसी पर्सन को डायरिया हो गया है तो उसमें हम ट्रीट कर सकते हैं इसका उपयोग। 60 यानी लिखा है बोवेल डिस यानी सिंड्रोम, मतलब किसी को बावेल सिंड्रोम होता है उसको ट्रीट करने के लिए। पेडियाट्रिक वायरल इलनेस, मतलब पीडियाट्रिक वायरल इलनेस को सही करने के लिए। 60 वेस्टिंग, ठीक है, नेफ्रोपैथी यानी क्या होगा? पैथीज के बारे में ट्रीट करने के लिए। एड्स को ट्रीटमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इन चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं? उपयोग में ला सकते हैं। डिसएडवांटेज देखा जाए तो ये क्या होता है? थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता, क्योंकि थोड़ा सा महंगा होता भाई। ठीक है, लिखा लेस न्यूट्रिशन वैल्यू, इसमें तुम्हारे पास क्या हो गया? लाइव आने का टाइम क्या आपका, ठीक है, वो ठीक ऑलरेडी डाल दिया जाता भाई। ठीक है, ग्रुप में जो ऐड हुए हैं भाई उसको हम डाल देते हैं कितना बजे हम लाइव आएंगे, ग्रुप में मेंशन कर दिया जाता है। अनप्लेसिएंट टेस्ट, मतलब क्या होगा? तुम्हारे पास इसका टेस्ट देखा जाए तो थोड़ा सा ख़राब टाइप में होता है, बट अब तो फ्लेवर वगैरह भी आता है, अलग अलग चीज़ें। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा? व्हाट इज ब्लड एंड फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। 6ठा नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन है? 10वां नंबर। सबसे पहले ब्लड होता क्या है? ठीक है, हम ब्लड के बारे में लिख देते हैं, थोड़ा सा इसका काम आपको लिख देना पड़ेगा। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है।
ठीक है, तो लिखा है ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए यूनिक कंपोनेंट फॉर द एवरी इंडिविजुअल इज द डिफरेंट इन कंपोजिशन नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप ऑफ द इट्स फंक्शन। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो अलग अलग ब्लड के टाइप होते हैं, ठीक है, ब्लड अलग अलग, ठीक है, यानी कलर के हो सकते हैं, मतलब मोस्टली देखा जाए तो रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, इनका जो मेजर फंक्शन होता तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, मेरे पास ग्रुप नहीं आए हैं, ठीक है, उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा भाई, ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, डेली क्लासेस होगी, उसको नोट आपको भेज दिया जाएगा, वो पास नहीं होगा। आप नंबर पे डिस्क्रिप्शन पे पेमेंट करेंगे, ठीक है, नंबर पे पेमेंट करेंगे, व्हाट्सएप पे आएंगे, व्हाट्सएप पे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं आता वो। ठीक है, अब तुम्हारे पास, ठीक है, तो ये होगा ब्लूड, यानी तुम्हारे पास फ्लड, यानी ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यूनिक कंपोनेंट होता है जो तुम्हारे पास डिफर इन कंपोजिशन होता है, अलग अलग तुम्हारे पास होता है। नंबर ऑफ सेल ईच टाइप इन इस फंक्शन, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ब्लड के एक कंपोनेंट है, तो ब्लड ये सबसे पहले प्लाज्मा होता है, जितने लिक्विड वाले पार्ट होते हैं सब प्लाज्मा कहलाते हैं, और ये ब्लड सेल होते हैं। इसमें आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, जैसे इसके अंदर तुम्हारे पास क्या होता है, प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, और बहुत सारे जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं, और यहाँ से प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, और तुम्हारे पास क्या होते हैं हार्मोन्स होते हैं, इसी के अंदर होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इसी के अंतर्गत होते हैं, जो सीरम वगैरह होते हैं इसी के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्लड, अब बहुत सारा फंक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराने में, ठीक है, ऑक्सीजन यानी लिखा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट कराने में इनकी जिम्मेदारी होती है। क्यों, किसकी मदद से, हीमोग्लोबिन की मदद से, जो आरबीसी देता है, ये ले जाते हैं हमारे शरीर को, क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन को, ठीक है, यहाँ पर क्या कर देते हैं, न्यूट्रिशन हो गया, एंजाइम हो गया, ठीक है, न्यूट्रिशन हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा, और तुम्हारे पास न्यूट्रिशन के साथ साथ हार्मोन्स हो जाएगा। तो इन सबको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, ट्रांसपोर्ट कराने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। उसके साथ साथ तुम्हारे पास क्या होगा, न्यूट्रिशन वैल्यू, और हमारे शरीर को थर्मो रेगुलेट करने के लिए, मतलब टेम्परेचर को थर्मो रेगुलेशन करने के लिए, थर्मो रेगुलेशन करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ब्लड, ये सब काम होता है। तो ये सब आप काम लिख देंगे इजीली। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्लड के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, ब्लड के इतने कंपोनेंट होते हैं, ब्लड का काम ये होता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है, ठीक, हाउ शुगर ये डिटेक्ट इन यूरिन, मतलब पेशाब में आपको कैसे जान पाएंगे कि एक्चुअल में यूरिया प्रेजेंट है, यूरिन में हमारे पास शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको भी यूरिन, ये जब तुम्हारे पास हमारा यूरिन का एग्जामिन किया जाता तो उसमें दिया रहता है, इसको भी हम पीडीएफ में मेंशन कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो पार्ट ए और बी हमने कर दिया अच्छे तरीके से कंप्लीट। अब हम पार्ट सी की तरफ रुक करते हैं। पार्ट सी को ध्यान से पूरी देखिएगा, ठीक है, यदि आता होगा, ठीक है, जितने लोग लाइव होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो जरूर थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉलोइंग मोनोसेक्राइड इज नॉन, ठीक है, नॉट ए एल्डो, ठीक है, एल्डो हेक्स लिखा है, हेक्सोज होता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास नॉट ए, ठीक है, एल्डो हेक्सोज होता है। पहला दे रखा फ्रुक्टोज हो जाएगा, दूसरा ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लैक्टोज हो जाएगा, मोनोज हो जाएगा। यदि देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो एल्डोज, हेक्सोज देखा जाए तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, नॉट हमसे पूछा है तो फ्रुक्टोज इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रुक्टोज पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिखा रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट इज एसेंशियल अमीनो एसिड। देखिए हमारे शरीर के अंदर दो अमीनो एसिड होता है, एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। ठीक, तो हमसे कह रखा नॉट ए एसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बताना पड़ेगा। तो हमारे शरीर के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक, वेलिन होता है, हिस्टाडीन होता है, लाइसिन होता है, ये सब अमीनो एसिड यानी एसेंशियल अमीनो एसिड के अंतर्गत आता है। तो ग्लाइसिन होता है नॉन अमीनो एसिड के, सॉरी नॉन एसेंशियल के अंतर्गत आता है। तो क्या नॉट एन एसेंशियल, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है कोलेस्ट्रॉल इज ए फास्फोलिपिड होता है, या स्टेरॉयड होता है, या फैटी एसिड होती है, या तुम्हारे पास लिखा ग्लाइकोलिपिड होती है। तो कोलेस्ट्रॉल यदि देखा जाए तो हमारे पास क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉयड नेचर का होता है। तो स्टेरॉयड पे क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। ठीक ये भैया का होद बाटा। ठीक है, मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज द, यानी हमारे जो हमारे पास क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किसकी बनती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो स्टेरॉयड होती है, फैटी एसिड होती है, फास्फोलिपिड की, ग्लाइकोलिपिड की होती है। तो यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो का रहा भाई। ठीक है, एटलीस्ट हीट हो गया भाई मोबाइल पूरी। ठीक है, कितने घंटे, 1-1.5 घंटे से वीडियो बन रहा है।
ठीक है, क्या देखा मेजर, ठीक है, मेजर प्यूरिन बेस फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड। याद रखना प्यूरिन में क्या होता है, देखो दो चीज़ होता है, प्यूरिन होता है, पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन में तुम्हारे पास क्या होता है, एजी प्यूरिन होता है। क्या एजी सुनती हो, प्यूरिन, ऐसे याद रखना। पी से क्या होता है, प्यूरिन, यानी प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन के अंतर्गत नाइट्रोजन बेस एडेनिन होता है और ग्वाइनिन होता है। एडेनिन ग्वाइनिन कहीं दिया है, एडेनिन दे रखा, ग्वाइनिन दे रखा, थाइमिन एमिन ये दे रखा है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। एंजाइम दैट स्प्लिट द मॉलिक्यूल विथ वाटर, मतलब क्या कर देते हैं, ऐसे एंजाइम जो वाटर की उपस्थिति में तोड़ते हैं उसे लाइपेज बोल जाता है, हाइड्रोलेज बोला जाता है, आइसोमेरेज बोला जाता है, या नन ऑफ दी। तो वाटर की उपस्थिति में बोलते हैं, हाइड्रोजन के लिए क्या कर देते हैं, हाइड्रोलेजेज बोला जाता है। को एंजाइम ऑर्गेनिक बट, ठीक है, बट डैश 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 मॉलिक्यूल। ये देख अभी बोले को एंजाइम क्या होते हैं, ये प्रोटीनियस नेचर के पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक, तभी बोले थे जो प्रोटीनियस नेचर के पार्ट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, अब कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। कोएंजाइम ऐसे तुम्हारे पास पार्ट होते हैं जो प्रोटीन नेचर के, नॉट प्रोटीन, उसके अंदर नॉन प्रोटीन होता है, तो नॉन प्रोटीन इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं, इधर चले जाते हैं। लिखा द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज, यानी इज इनिशिएटेड बाय। अब देखिए हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होता है तो किसके द्वारा होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। देखिए फिब्रोनोजिन होता है, ठीक है, इनिशिएटेड बाई, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन जो तुम्हारे पास है, यानी थर्मोप्लास्टिन होता है, जो क्या होता है, थर्मोप्लास्टिन जो तुम्हारे पास है, ठीक है, प्लेटलेट होता है, उसके एक्टिवेशन से होता है, तब ये सब ये तुम्हारे पास क्या देखा, जो तुम्हारे पास तो प्रोथ्रोम्बिन होगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, फिब्रोनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, तब पहले ये चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेरी बेरी जो कॉजेज द डिफिशियंसी है, बेरी बेरी जो तुम्हारे पास विटामिन बी की कमी से होता है, बी का जो तुम्हारे पास दूसरा नाम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, थायमीन बोला जाता है, ठीक है। तो थायमीन कहीं दिया है, राइबोफ्लेविन हो गया, रिन यानी रिनसीन हो जाएगा, फोलिक एसिड हो जाएगा, थायमीन ये दिया गया, स्पेलिंग ही गलत लिख दिया है भाई। फास्फोग्लिसरल, ठीक है, ग्लिसरल डिहाइड, ठीक है, इज द इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द क्या करता है, एक्चुअल में देखा जाए तो हीमोग्लोबिन का करता है, कहीं दिया है उसमें 2 बीटा 2 अल्फा ग्रुप होते हैं, कि यानी कैरोटीन हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, ग्लूको यानी क्या होगा, ग्लूकोज हो जाएगा, हीमोग्लोबिन द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब तुम्हारे पास जेनेसिस मतलब बनना, ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है, ठीक है, ये जो सिंथेसिस आप किसका सिंथेसिस होता है, ग्लूकोज का होता है या ग्लाइकोजन का होता है या ग्लिसरॉल का होता है या स्टार्च का होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लाइकोजन बनता है, जो लीवर के अंदर स्टोरेज किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाता है, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ, बीटा ऑक्सीडेशन में किसका ब्रेक डाउन होता है, पॉलीपेप्टाइड का, या तुम्हारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड का, या अमीनो एसिड शुगर का, या पॉलीसेकेराइड का होता है। आपको बता देना चाहते हैं, एक हमारे शरीर के अंदर जब तुम्हारे पास बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें एक बड़ी सी लंबी चैन बनती है, किसकी, फैटी एसिड की, कहीं दिया है तो इस पर दे रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज रिक्वायर फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मसल, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन में किसका काम आता है, अभी मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो कैल्शियम का काम आता है, तो कैल्शियम आयन तुम्हारे पास दिया गया, इस पर टिक मार देना है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा ग्वाइटर इज ए काज बाय डिफिशियंसी ऑफ, ग्वाइटर किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, कहीं दिया है, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, तुम्हारे पास फास्फाइड, इस पर तुम टिक मार देना है। इन एडल्ट ह्यूमन कंटेन अबाउट, यानी वाटर मतलब एक एडल्ट ह्यूमन देखा जाए तो 60 से लेकर 70% पानी होता है, तो 60-70 कहीं दिया है, 60 दे दिया, 60 पे टिक मार देना। वैक्सीन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द, यानी तुम्हारे पास बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस, देखिए बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही देखा जाए तो एक्चुअल में हमारे पास अब प्रोटीन क्या बनाए जाते हैं, वैक्सीन वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कहीं दे रखा मगर यानी तुम्हारे पास जो वैक्सीन होता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है भाई, क्यों, क्योंकि वैक्सीन देखा जाए तो तुम्हारे पास किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल अथवा अनकिल करके हमारे शरीर के अंदर इंटर कराया जाता है, ठीक। तो इसको भाई अभी ऐसे रहने दें, कमेंट बॉक्स में इसका यदि आ रहा होगा तो लिख देना, नहीं तो हम कमेंट में इसका मेंशन कर देंगे, ठीक है। बट बुक में दे रखा बायोटेक्नोलॉजी, बट ठीक है, क्यों, क्योंकि देखा जाए तो तुम्हारे पास जो होता है बायोलॉजिकल इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस मतलब क्यों बायोलॉजिकल प्रोडक्ट देना चाहिए था, या बायोलॉजिकल एनिमल वगैरह देना चाहिए था, बट प्रोडक्ट आप बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया, चलो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इसका जो बायोटेक्नोलॉजी करेक्ट है, बट क्योंकि वैक्सीन इज ठीक है प्रोडक्ट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से निकाला जाता है। हाई डिफिशियंसी प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम HDL बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल, तो ये तुम्हारे पास गैर यानी तुम्हारे पास बैड होता है, याद रखा, आपको बता देना चाहते हैं जो HDL प्रोटीन यानी लिपोप्रोटीन होता है हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, कहीं दिया है गुड पे टिक मार देना।
यूरिया इज द इंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, मतलब यूरिया जब क्या कर देता है, टूटता तो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का ना एक्चुअल में अमीनो एसिड का निर्माण करता है। अमीनो एसिड ही क्या होता है, फिर प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन पे टिक मार देंगे यहाँ से। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, डैश 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 इज द, ठीक है, कंडक्ट लिखा है कंडक्शन वेयर द ब्लड, ठीक है, लिखा है अपीयर इन द यूरिन, उसको हम क्या बोलते हैं, कहने का मतलब जब हम क्या कर देते हैं, पेशाब करते हैं उसमें ब्लड पाया जाता है, उसे हेमेटोन्यूरिया बोला जाता है, ठीक है। लिखा डैश 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 इज ए हेरिडिटरी डिजीज, डिजीज आल्सो नोन एज, तुम्हारे पास ब्लीडिंग डिजीज, उसे ब्लीडिंग डिजीज बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बोला जाता है या परपूरिया बोला जाता है, उसको हीमोफीलिया बोला जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मेंशन कर लिया है, ठीक है। बायो केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे सबको अच्छे तरीके से हमने मेंटेन कर लिया। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक में हमने नंबर मेंशन कर दिया, वहाँ पर आप कांटेक्ट करके 25 रुपीज़ इसका प्राइस है, आप पेमेंट करके व्हाट्सएप पे कभी भी किसी भी टाइम हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।